सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा भारत का सामान्य परिचय टॉपिक चल रहा था उसी पर। और आज हमारी इसी टॉपिक के अंदर दूसरी कक्षा है ये। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। टॉपिक का नाम है भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। और भारत के सामान्य परिचय में हम बात करें तो भाग 2, यानी आज दूसरी कक्षा है। कल हमने क्या देखा था एक बार मैं आपको बता देता हूँ। कल हमने बात की थी, आप देख सकते हैं, कल हमने सबसे पहले बात की थी कि हम इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे, नामकरण देखेंगे, अक्षांश देखेंगे, देशांतर देखेंगे। और कल हमने यही कार्य किया। हमने अक्षांश देख लिया था, नामकरण भी देख लिया था, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने जो लैटिट्यूड एक्सपेंशन था या लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन था, दोनों के बारे में हमने बात की थी। और उसके बाद हमें देखना था, ये 3 टॉपिक हमारे रहते हैं। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो कल हमने देख सकते हैं जो भारत का नाम कैसे कैसे पड़ा है। उसके बाद अक्षांशीय विस्तार पर हमने बात की थी, ठीक है। लैटिट्यूड एक्सपेंशन के ऊपर मैंने एक पॉइंट बताए थे आपको कि भारत की डायरेक्शन क्या है, भारत का जो नॉर्थ पॉइंट है, साउथ पॉइंट है, ये सारे पॉइंट पर हमने चर्चा की थी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी चर्चा की थी। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रॉपिकल जोन है, या आप टेम्परेट जोन देख सकते हो, कोल्ड जोन, ये मैंने आपको एक एक बताए थे कि ये हमारा ट्रॉपिकल जोन आ गया, फिर हमारा टेम्परेट जोन आ गया, और साथ ही साथ हमने देखा कोल्ड जोन। एक एक करके सारी चीज़ें हमने बात की थी यहाँ पर। उसके बाद आपने देखा है हमने यहाँ पर लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन के बारे में बात की थी और भारत की डायरेक्शन फिर हमने देखी यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको हमारा जो ईस्ट पॉइंट था और वेस्ट वाला पॉइंट था, उन दोनों पर चर्चा की। यहाँ तक हमने भारत के अंदर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है उसके ऊपर भी चर्चा की थी, मानक समय रेखा। उसके बाद हमने सीमा पर आए थे, स्थलीय सीमा, तटीय सीमा और समुद्री सीमा। मैंने आप सभी को कहा था कि सीमा 3 प्रकार की होती है, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा पर। हमने यही बात चर्चा की थी। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्थलीय सीमा पर हम चर्चा कर रहे थे, तो सबसे पहले बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि जो स्थलीय सीमा, इस पर पड़ोसी देश कितने, 7 है। ये हमारी जो बाउंड्री पड़ती है ये वाली कितने किलोमीटर लंबी है, हमारे कितने पड़ोसी देश है, कौन सी डायरेक्शन के अंदर कौन सा देश पड़ता है। तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना। कह रहे हैं सर जी आपके पास मेरा कमेंट शो हो रहा है। बिल्कुल सभी के कमेंट शो हो रहे हैं भाई। एक जितने भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हो वो सारे कमेंट मेरे पास शो होते हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं देता क्योंकि मैं आते ही आपको राम राम बोल देता हूँ, ठीक है भाई। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं जरूर आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। तो आपको मैंने पड़ोसी देशों के बारे में बताया था, नेबरिंग कंट्री जो भी हमारी है, उनके साथ हमारी टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है, उनकी डायरेक्शन कौन सी है, उन सभी पर हमने चर्चा की थी। फिर हमने सबसे पहले भारत और पाकिस्तान पर चर्चा की, और भारत और पाकिस्तान के बारे में मैंने आप सभी को बताया कि डायरेक्शन, लेंथ, जो हमारी बाउंड्री नेम है उसके ऊपर बात की। जो बाउंड्री डिसाइड करने के लिए आए थे उन व्यक्ति का नाम क्या था। यहाँ तक कि हमारे दोस्तों भारत और यहाँ पर जो कारण रहा है पाकिस्तान बनने का, वो कारण क्या रहा है। कह रहे हैं यामयोत्तर क्या होती है, यामयोत्तर रेखा क्या होती है। आप बिल्कुल देशांतर के बारे में पूछ रहे हैं, इनका नाम है सोनू जी। सोनू जी, प्रधान यामयोत्तर जो रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन को कहा जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन को बोलते हैं ये, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कितने स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो हमने देखे थे। फिर हमने एक एक करके देखे, पीओके के बारे में बताया था कि यहाँ पर 1947 की हम बात कर रहे थे। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं था जिसने यहाँ तक पॉइंट नहीं देखे। मैंने एक एक पॉइंट यहाँ तक तो पढ़ा दिया था और आप सभी ने अच्छे रूप से नोट भी कर लिया था। तो अब दोस्तों हम भारत पाकिस्तान पर तो चर्चा कर ही चुके हैं, अब हम बात करेंगे अच्छे रूप से किसके ऊपर है। तो अब हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री पर। आइए भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री पर बात करेंगे, और बड़े सरल से तरीके से हम इसे भारत और बांग्लादेश को देखेंगे। तो भारत और बांग्लादेश में हमें सारी चीज़ें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ क्या देखना है दोस्तों, जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाने वाले जो हमारे राज्य हैं, सिर्फ वही राज्य देखने हैं। क्यों सभी राज्यों के बारे में देखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ वही राज्य हम देखने वाले हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से हमारे जो ये बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनाने वाले जितने भी राज्य हैं
उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कैसे बांग्लादेश कैसे बना है, वो सारी जानकारियां आपको मैं भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो हमने यहां पर बाउंड्री तो देख ली है। हमारे सिर्फ इतने से राज्य हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी, सिर्फ इतनी सी बातें हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं, इसे जूम करके आपको मैं दिखा देता हूं। हमें सिर्फ इतनी सी देखना है मानचित्र के अंदर। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लगा देता हूँ, भारत और बांग्लादेश। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे हम। भारत और बांग्लादेश के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वही 2 पॉइंट तो आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश भारत की कौन सी डायरेक्शन है, भारत और बांग्लादेश कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है, यानी कौन सी दिशा में है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि बांग्लादेश की दिशा बताओ, भारत की कौन सी दिशा में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारे बाउंड्री की लेंथ कितनी है, 2 हो गया, 2 पॉइंट हो गया। अब आपके मन में आएगा सर इस बाउंड्री का नाम क्या है। बाउंड्री का कोई नाम नूम नहीं है, वो कारण क्या है, बाउंड्री का नेम क्यों नहीं है, वो मैं आपको सभी को बता दूंगा, चिंता नहीं करें, उसकी मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों। फिर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, चलो आपने कहा सीमा का नाम, सीमा का नाम, चलो मैं दोस्तों फिर भी यहाँ पर एक लाइन लिखूंगा जिससे आपकी एक बात क्लियर हो जाएगी कि सीमा का क्या नाम है, क्या होता था, वो सारी चीजें हम बता देंगे। इसके बाद दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद में देखेंगे राज्य वगैरह। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश कौन सी दिशा में पड़ता है, भारत के पूर्व दिशा में, और इसके साथ भारत की जो बाउंड्री की लेंथ है दोस्तों वो कितनी है, 4096.6 किलोमीटर है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ये बात यहाँ तक तो सभी को पता होगी ही। अब मैंने लिखा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का नेम क्या है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये जो बांग्लादेश आप पढ़ते आ रहे हैं, ये जो बांग्लादेश आप पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, ये बांग्लादेश पहले क्या कहलाता था, ये बांग्लादेश है बीच के अंदर, ये बांग्लादेश है। तो आप सभी को ध्यान रखना है पहले दोस्तों, ये बांग्लादेश ध्यान रखिएगा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आप सभी जानते हैं कि पहले इस बांग्लादेश को क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान। तो आप सभी को बड़े सरल से तरीके से एक बात का पता होना चाहिए दोस्तों, 1971 से पहले, ध्यान रखिए यहां पर मैं एक बात लिखने जा रहा हूं कि 1971 से पहले सीमा का नाम क्या था, हम कहेंगे 1971 से पहले रेड क्लिफ ही नाम होता था, इस बाउंड्री का नाम भी रेड क्लिफ सीमा था। 1971 से पहले रेड क्लिफ सीमा नाम था, यानी पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। 1971 से पहले इसे क्या बोलते थे, तो वर्ष 1971 से पहले दोस्तों इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और पूर्वी पाकिस्तान था तब कौन सी सीमा होती थी, रेड क्लिफ सीमा ही हुआ करती थी। अब आप सभी जानते हैं कि वर्ष 1971 के बाद दोस्तों सीमा का नाम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों वर्ष 1971 में हमने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवा के क्या बना दिया था, बांग्लादेश बना दिया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, पहली बात यहां पर मैंने लिखी है। दूसरा पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, 1971 के बाद से, 1971 के बाद से इस सीमा का कोई नाम नहीं है, इस सीमा का कोई नाम नहीं है, यानी कोई नाम नहीं है दोस्तों, इस सीमा का नाम नहीं है। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी, कोई नाम नहीं है। कारण क्योंकि हमने बांग्लादेश बनवा दिया था। अब आप कहोगे सर तो जीरो लाइन क्या है, आपने जीरो लाइन शब्द सुना होगा। तो आइए जीरो लाइन के बारे में बताता हूं। आप देख पा रहे हैं ये हमारा त्रिपुरा राज्य है, और त्रिपुरा राज्य आप देख सकते हैं 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये त्रिपुरा, मैंने येलो कलर में लाइन बनाई, ये त्रिपुरा की और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री है। तो आपको पता स्पष्ट रूप से चल रहा है कि ये त्रिपुरा था और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा भाई, एक चीज लिख देंगे हम, हाँ एक बाउंड्री का नाम आता है यहाँ पर, हम कहेंगे त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री का नाम है केवल त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा जीरो लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है, जीरो लाइन कहलाती है। ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा। तो हमने ये भी देख लिया है क्या कहलाती है, जीरो लाइन कहलाती है, यानी कि केवल ये येलो कलर वाली बाउंड्री, इसके बारे में मैंने आप सभी को बताया है। चलो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं भारत के कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो इस बाउंड्री को छूते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर तो दोस्तों वेस्ट बंगाल है, यहां पर कौन सा राज्य है, वेस्ट बंगाल है। ये आपको राज्य कौन सा दिखाई दे रहा है, यहां पर ये असम राज्य आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर ये वाला राज्य कौन सा है, ये वाला राज्य है मेघालय राज्य। कौन सा है, मेघालय राज्य।
ये कौन सा राज्य है आप सभी जानते हैं, ये वाला राज्य है मिजोरम राज्य। कौन सा है, मिजोरम राज्य है। ये वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आप देखेंगे ये वाला जो राज्य है ये है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है, त्रिपुरा राज्य है। तो आप बड़े सरल से तरीके से आप देख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तो भारत के कितने राज्य हैं जो इस देश के साथ बाउंड्री बना रहे हैं, तो हम कहेंगे भारत के 5 राज्य हैं जो इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। एक तो आपने देखा है पश्चिमी बंगाल सीमा बना रहा है। कौन सीमा बना रहा है, पश्चिमी बंगाल सीमा बना रहा है। एक आप कहोगे कि असम सीमा बना रहा है, चलो ठीक है। फिर आप कहोगे कि मेघालय भी सीमा बना रहा है। फिर आप कहोगे कि सर त्रिपुरा भी सीमा बना रहा है। फिर आप देखोगे कि मिजोरम भी सीमा बना रहा है। तो 5 राज्य बना दिए सीमा, 1 2 3 4 5। लेकिन सबसे बड़ी एक खास चीज आप देख सकेंगे कि ये हमने यहां पर एक त्रिपुरा के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। ये लाइन आप सभी को पता होना चाहिए। हम लिखेंगे बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। त्रिपुरा आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है, तो हम कहेंगे बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। 3 ओर से घिरा है। तो ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। ये पॉइंट्स आपको अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये बात आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखनी होगी कि बांग्लादेश 3 ओर से घिरा हुआ है। दोस्तों एक एक पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो असम है दोस्तों, क्या है असम, आप देखिएगा असम यहां पर भी बाउंड्री बना रहा है और असम यहां पर भी बाउंड्री बना रहा है। तो हमारी परीक्षा में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो असम है, ध्यान रखिए, बांग्लादेश के साथ 2 बार बाउंड्री बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश, दोस्तों ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश असम, हाँ लिखेंगे हम असम बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। कितनी बार सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। हमारी परीक्षा के अंदर दोस्तों इतनी बातें पूछी जाती हैं। ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये तो हमने बात कर ही ली है और ये आप सभी को अच्छे रूप से पता भी होगा। लेकिन परीक्षा के अंदर ध्यान रखिए, इतने से पॉइंट्स नहीं आते। परीक्षा के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, अन्य पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं। क्या पॉइंट पूछे जाते हैं आपको पता है। इतने से पॉइंट में अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश कैसे बना है। बांग्लादेश दोस्तों ऐसे नहीं है कि पूर्वी पाकिस्तान ने सहयोग किया था, भारत ने भी बहुत सहयोग किया है बांग्लादेश को बनाने में। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बहुत योगदान रहा है। कैसे योगदान रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान तो हम पढ़ के आ ही चुके हैं। भारत के पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान था और भारत के पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान था। कहते हैं कि उस समय की जो जनसंख्या थी, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि एक तरफ तो आप मान लीजिए दोस्तों क्या है, एक तरफ तो है वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, एक तरफ मान लीजिए आप ईस्ट पाकिस्तान। कहा जाता है कि दोस्तों जनसंख्या की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की कुल जनसंख्या का 60% भाग था वो पूर्वी पाकिस्तान में रहता था और 40% भाग ही कहां पर रहता था, सिर्फ आप कहोगे पश्चिमी पाकिस्तान में रहता था। लेकिन नेता की बात करें तो नेता जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो सारे के सारे यहीं के थे, बड़े बड़े नेता थे, यहाँ के थे। और यहाँ पर नेता बिल्कुल छोटे छोटे, यानी कि जिनकी कोई बारे में जानता नहीं था, ऐसे नेता थे यहाँ पर। यानी बड़े नेता नहीं थे कोई पूर्वी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में बड़े बड़े नेता थे। तो जब बड़े बड़े नेता इधर होंगे तो ध्यान रखिए, सबसे बात है संसद भी कहां पर होगी, संसद भी दोस्तों यहां पर होगी पश्चिमी पाकिस्तान में। बड़े बड़े नेता यहां के थे तो संसद भी कहां पर बनाई गई, पश्चिमी पाकिस्तान में बनाई गई। अब दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान में 60% जनता है तो सांसद कहां से ज्यादा चुनकर आएंगे, स्पष्ट सी बात है दोस्तों, सांसद 60% जनता है तो 60% सांसद भी तो इधर से आएंगे। मान लीजिए 100 सीट है तो 100 सीट, स्पष्ट सी बात है दोस्तों, 100 सीटों में से 100% जनता में 60% जनता इधर है तो 100% सीटों में 60% सीटें भी इधर ही होगी। और इधर सांसद कितने आएंगे, तो ध्यान रखिए इधर सिर्फ सांसद आएंगे दोस्तों 40%। यानी मान लीजिए इधर 40 सीट थी, उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, और इधर मान लीजिए 60 सीट थी, ठीक है। अब यहां वाले जो लोग हैं पूर्वी पाकिस्तान वाले, ये पश्चिमी पाकिस्तान की जब संसद में जाते थे तो वहां पर उनको लैंग्वेज समझ नहीं आती थी पश्चिमी पाकिस्तान वालों, क्योंकि वो पंजाबी मिक्स हिंदी सी, उर्दू
या इंग्लिश बोलते थे। अब ये पूर्वी पाकिस्तान वाले ये बांग्ला भाषा जानते हैं, तो इनको समझ नहीं आती थी। तो यहाँ के जो भी नेतागण जाते थे वहां पर जाकर उन्होंने मांग उठाई कि आप ऐसे कीजिए, इस जो संसद के अंदर राजकारी की भाषा है उसे बांग्ला को भी बना दीजिए ताकि हमें आपकी लैंग्वेज समझ आ सके। तो इन लोगों ने क्या किया, पश्चिम पाकिस्तान वालों ने ये बोले कि हम तो कोई बांग्ला भाषा नहीं बनाएंगे, हम तो उर्दू को रखेंगे और इंग्लिश को राजकारी की भाषा, और आम तौर पर हम पंजाबी समझ लेते हैं, हिंदी समझ लेते हैं, लेकिन हम तो उर्दू और इंग्लिश को ही रखेंगे। इन्होंने ये बात बोल दी। अब ये लोग काफी नाराज हुए, नाराज होकर आकर यहां पर बैठ गए और बोला ये तो गलत हो रहा है, ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले हमारी सुनते ही नहीं है, पूर्वी पाकिस्तान की कोई बात सुनते ही नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर तालमेल खराब होने लग गया। अब सबसे बड़ी दिक्कत जब आई, जब पश्चिमी पाकिस्तान के नेता की जब सरकार क्लियर सरकार बनी हुई थी, यानी इस साइड के जो बड़े बड़े नेता थे उस समय जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सारे इनके थे, तो इन्होंने क्या किया। अब देखो, एक आप जानते हैं कि जो वर्तमान बांग्लादेश है, वर्तमान जो बांग्लादेश है यानी पूर्वी पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, यहां से तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, या बात करें बराक, तिस्ता, बहुत सारी नदियां बहती हैं। यानी इधर दोस्तों क्या है, नदियां बहुत ज्यादा बहती है। अब नदियां ज्यादा बहेगी तो जल ज्यादा, अगर जल होगा तो आप जानते हैं चावल हो गया, जैसे गन्ना हो गया, जैसे दोस्तों जूट हो गया, ये सारी फसलें होती थी। इधर नदियां एक आती है, सिर्फ सिंधु आती है, इसके कारण जल की कमी थी। इस वजह से दोस्तों कृषि का इतना विकास नहीं हो पाया, इस साइड कृषि का विकास नहीं हो पाया। इधर कृषि का विकास खूब हुआ, इधर कृषि का विकास नहीं हुआ। तो पश्चिमी पाकिस्तान के जब सरकार थी, बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान में जो भी फसल होती थी वो सारी खरीदते और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेच देते, और बेचने के बाद जो पैसा आता था तो उस पैसे का क्या काम होगा, डेवलपमेंट करनी है देश के अंदर, तो डेवलपमेंट सिर्फ करते इस साइड में, पश्चिमी पाकिस्तान में डेवलपमेंट करते। यानी फसल है इनकी, बेच दी बाजार में इन लोगों ने, और बेचकर जो पैसा है उसका डेवलपमेंट भी इसी क्षेत्र में कर रहे हैं, इस क्षेत्र में डेवलपमेंट भी नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर बड़ा विरोधाभास हो गया। तब यहां के अंदर एक नेता खड़े हो गए थे इस क्षेत्र के, यानी पूर्वी पाकिस्तान के, जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। शेख हसीना है ना जो वर्तमान में उनकी, उनके पिताजी की बात कर रहा हूं, शेख मुजीबुर रहमान। अब शेख मुजीबुर रहमान अपने लोगों को क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम चुनाव, अगला जो चुनाव आएंगे हम दोबारा उसके अंदर खड़े होंगे और मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी राष्ट्रपति का उनका चुनाव लड़ूंगा और आप सभी मुझे वोट दीजिएगा, फिर हम पूर्वी पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करवाएंगे। ये बात उन्होंने बोली। अब सोचो कि 60% सीट इधर से आ रही है तो स्पष्ट सी बात है भी चुनाव तो जीत जाएगा। तो यहां पर के लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान को 1969 के अंदर बात है, ये 1969 की, 1969 की। तो उस समय यहां के जो लोग थे उन्होंने इनको खूब वोट दिए, शेख मुजीबुर रहमान को, और कुछ एक सीटें इधर से आ गई, यानी क्लियर सरकार बन गई। यानी 100 में से 80% सीटें, 100% में से 80% सीटें जीत ली शेख मुजीबुर रहमान ने। अब शेख मुजीबुर रहमान ने इतनी सीटें जीत ली तो बोला प्रधानमंत्री तो हम बन जाएंगे अब, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इस प्रकार से हम अपने पूर्वी पाकिस्तान का विकास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अकेले सीटें जीतने से कुछ नहीं होता, शपथ दिलाएंगे तभी तो प्रधानमंत्री बनेगा। जब यह शपथ लेने के लिए शेख मुजीबुर रहमान इस पाकिस्तान में आए, पश्चिमी पाकिस्तान में, क्योंकि संसद तो यहां पर है, क्योंकि वो संसद के मेंबर तो बन चुके हैं, लेकिन अभी प्रधानमंत्री की शपथ लेना या मंत्रिमंडल बनाना ये बाकी है। तो जैसे पश्चिमी पाकिस्तान की संसद में आए तो यहां के जो बड़े नेता थे उन्होंने शपथ ही नहीं दिलाई। अब शपथ नहीं दिलाएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे भी, मंत्रिमंडल कैसे बनेगा। शपथ नहीं दिलाई, बोले हम तुम्हें शपथ नहीं दिलाएंगे, तुम्हें प्रधानमंत्री वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे, ऐसा कार्य कर दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान बड़े मतलब दुखी होकर वापस पूर्वी पाकिस्तान पहुंचे और यहाँ के लोगों को सारी घटना बताई। भाई हम जीत तो चुके हैं लेकिन शपथ नहीं दिला रहे, शपथ नहीं दिलाएंगे तो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री, हमारा मंत्रिमंडल कैसे बनेगा, हम कार्य कैसे करेंगे, हमारे पूर्वी पाकिस्तान का इस प्रकार से विकास ही नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से सारी बात आकर शेख मुजीबुर रहमान ने अपने लोगों को बता दी। अब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो गए, बोले ये क्या बात है, पश्चिमी पाकिस्तान की इतनी बड़ी मजाल, हमारा पैसा वो ले जाता है, हमारे हम नेता जीत गए तो भी वो बस मरने नहीं दे रहा, ये तो पूरा देखा जाए तो राजतंत्र फैला रखा है, हमें तो नौकर समझते हैं। इनके मन में ऐसी भावनाएं आने लगी। तो इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ दिया। क्या छेड़ दिया? आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन छेड़ा तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता ने क्या किया, वहां पर आर्मी भेज दी और आर्मी भेज के दोस्तों लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। अब उस समय जब पूर्वी पाकिस्तान होता था, शेख मुजीबुर रहमान होते थे, तो शेख मुजीबुर रहमान का उस समय मानना था कि जब हमने आंदोलन किया था 1969 में तो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने हमारे 30 लाख लोगों को मारा था, 30 लाख लोगों को जान से मार दिया। लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले क्या बोलते थे उस समय, क्या ना ये झूठ बोल रहा है, 30 लाख को नहीं मारा, हमने 30,000 को ही मारा है। अरे 30,000 थोड़े होते हैं क्या भाई, कहते 30,000 को ही मारा है, 30,000। फिर बाद में बोर्ड बैठा, बोर्ड से पता चला 30,000 नहीं ना 30 लाख मारे गए, लगभग 3 लाख लोग, 3 लाख लोग मार दिए थे लोग इन्होंने।
यानी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, उस समय जनता बहुत ज्यादा उग्र होगी। आम जनता जब उग्र हो जाती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब आम जनता अपने देश के लिए खड़ी हो जाए तो कोई भी दूसरी सेना कभी नहीं जीत पाती। तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, आम जनता खड़ी हो जाती है। आम जनता खड़ी होती है, भारत से गुहार लगाती है हमारी सहायता कीजिए। भारत ने भी सहयोग किया पूर्वी पाकिस्तान की जनता का। जब भारत सहयोग करेगा तो पाकिस्तान को लगा ये हमारे वाले को उकसा रहे हैं, ये तो उकसा रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जैसे ही इन्होंने किया तो पाकिस्तान बोला भारत हमारे बीच में हस्तक्षेप करता है। पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया 1971 में। आपने सुना होगा 1971 की लड़ाई। तो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत पहले से ही तैयार था और भारत ने वहां पर क्या किया, पाकिस्तान को हराया। और हराकर जब समझौता होता है वर्ष 1972 में, तो समझौते में यह बात लिखवाते हैं कि आइंदा से यह पूर्वी पाकिस्तान नहीं होगा, अब यह आजाद देश बनेगा बांग्लादेश। और इसका पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे शेख मुजीबुर रहमान। देखिए शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश बना था, इसीलिए बांग्लादेश का जनक उन्हें कहा जाता है। तो भारत का क्या योगदान रहा वो सारी बात मैंने आपको बताई है। तो ये आपको कहानी सारी की सारी याद रखनी होगी। ये हमने यहां पर अच्छे रूप से बात की किसके बारे में, तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, अच्छे रूप से हमें ध्यान रखना है भारत और बांग्लादेश के बारे में। ये तो मैंने बांग्लादेश के बनने के बारे में आपको बताया है सारी चीजें। ये जो मैंने आपको बताया है, ये सारी बातें आपको किसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, सिर्फ बांग्लादेश के बनने के बारे में आपको बताया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपने 2015 के अंदर ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 2015 के अंदर कुछ बातें सुनी होगी कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ समझौता हुआ था। आपने ऐसा कुछ सुना होगा, ऐसा कुछ सुना है क्या दोस्तों? चलो मैं आपको बताता हूं कि सर 1971 में वोट जीत लिया तो पीओके क्यों नहीं लिया। बस यही गलती कर बैठे, यही गलती कर बैठे हमारे नेता कि वो ले नहीं पाए उस क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं आपको कुछ एक बात और बताना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब बांग्लादेश बन गया था 1971 में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता हुआ था। भारत और किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता होता है, जिसे भारत बांग्लादेश समझौता कहा गया था। यह समझौता हुआ कब था, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो भारत और जब बांग्लादेश बन गया तो दोनों के बीच में एक समझौता होता है, और यह समझौता, पहला प्रश्न बनता है ये कब हुआ समझौता। तो हम स्पष्ट रूप से एक लाइन लिख देंगे कि वर्ष 1974 यानी 1974 के अंदर यह समझौता हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो हमने कह दिया हमने देख लिया कि 1974 के अंदर हुआ है। अब यह समझौता हुआ किस लिए था, या समझौता किसके बीच में हुआ था, यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर किसके हुए, यानी हस्ताक्षरकर्ता के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। हस्ताक्षरकर्ता, ये लीजिए, तो हम हस्ताक्षरकर्ता यानी समझौता किस किस के बीच हुआ है, समझौता किससे संबंधित था, यानी इस समझौते के तहत क्या तय किया गया था, यानी किस चीज के ऊपर समझौता था। ये 3 पॉइंट हमें देखने होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए, यह समझौता 1974 में हुआ था। अब 1974 के अंदर हमारे यहां पर कौन प्रधानमंत्री थी, आप जानते हैं इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि जब 1971 में हमने बांग्लादेश को 16 दिसंबर को आजाद कराया था। कह रहे हैं ललिता जी, कह रहे हैं सर प्रॉब्लम आ रही है, सॉल्यूशन तो बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। ललिता जी कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान दे, क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। टेक्निकल टीम तो ये बात बोल रही है कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सही चल रही है। तो आप सभी को क्या ध्यान रखना है, कब हुआ हस्ताक्षरकर्ता तय। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि 1971 में जब आजाद हुआ था बांग्लादेश, तो उसके पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, आप सभी जानते हैं, शेख मुजीबुर रहमान बने थे। कौन बने थे, शेख मुजीबुर रहमान, आप जानते हैं कौन बने थे। तो मैंने आपको बताया भी था, शेख मुजीबुर रहमान बने थे, मुजीबुर रहमान बने थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने भारत और बांग्लादेश के बारे में बताया। हस्ताक्षर किसका हुआ, कह रहे हैं सर क्लास टाइम पर नहीं चलती। क्यों नहीं चलती भाई, 7 बजे का टाइम दिया आपको, 7 बजे क्लास चलती है, 7 से 9 बजे का टाइम आपका, 7 से 9 बजे चली है अभी। मेरी क्लास मुझे पता है टाइम पर चलती है, और क्लास का मुझे नहीं पता, और बाकी सभी टाइम पर ही चलती है। ऐसी क्या बात है, अभी उत्कर्ष में टाइम टेबल के सभी पक्के हैं, आपको जो टाइम दिया उसी पे चलेगी। तो किस किस के बीच समझौता, ये भी हमने देख लिया। अब सबसे बड़ा है कि इसके अंदर कह रहे हैं नोट नेटवर्क प्रॉब्लम है।
वो आपके पास होगी। अब कह रहे हैं कौन है ये, उमराव चौधरी कह रहे हैं। उमराव जी आपके पास शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, यहां पर नहीं है हाल ही में, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। यहां पर ध्यान देखिए तय क्या होता है इसमें दोस्तों, एनक्लेव क्षेत्रों की अदला बदली को लेकर समझौता होता है। किस चीज को लेकर, ध्यान रखिएगा, यह समझौता जो होता है वो एनक्लेव क्षेत्रों को लेकर होता है। एनक्लेव क्षेत्रों की अदला बदली को लेकर होता है। एनक्लेव क्षेत्रों की अदला बदली को लेकर समझौता होता है, को लेकर। अब आपके मन में एक नया पॉइंट आ जाएगा कि सर मान लिया समझौता इंदिरा गांधी इनके बीच में हुआ, 1974 में हुआ, लेकिन आपने लिखा है किसको लेकर हुआ, तो मैंने जैसे लिखा एनक्लेव क्षेत्रों की अदला बदली को लेकर हुआ, तो आपके मन में आएगा सर ये एनक्लेव क्षेत्र क्या होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा एनक्लेव क्षेत्र क्या होते हैं। हालांकि जब ये समझौता 1974 में हुआ, इंदिरा गांधी ने उस समय तो बोल दिया कि हम कर देंगे लेकिन सबसे बड़ी बात है इंदिरा गांधी ने इस समझौते को पूरा नहीं किया था। बाद में जैसे ही 2014 के अंदर आप जानते हैं हमारी गद्दी पर कौन बैठा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो 2015 में इन्होंने आते ही इस समस्या का निवारण किया था। तो ध्यान रखिएगा एनक्लेव क्षेत्रों की अदला बदली को लेकर यह समझौता हुआ था, लेकिन इस एनक्लेव क्षेत्रों का जो विवाद रहा था उसका निवारण कब हुआ है, तो एनक्लेव क्षेत्रों का जो निवारण है दोस्तों बाद में 2015 में किया गया था। ये एनक्लेव क्षेत्र होते क्या हैं, ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है एनक्लेव क्षेत्र होते क्या। आइए मैं एनक्लेव क्षेत्र आपको बताता हूं, मानचित्र में बता देता हूं, बड़े अच्छे रूप से समझ आएंगे। जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था, तो मैंने कल भी आपको एक चीज बताई थी कि जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो उस समय जो सर सिरिल रेडक्लिफ आए थे दोस्तों, उनको यहां पर न तो वो घूमे हुए थे, कुछ नहीं, उन्हें 28 दिन का समय दिया था, बाउंड्री बनानी है, सारी बातें मैंने कल भी बताई थी। और मैंने कहा था कि ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, ये विश्व की यानी इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो पेन से यानी कलम से निर्धारित की गई सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये मैंने कल भी बताया था। तो दोस्तों जब ये बाउंड्रियां बनी थी उस समय क्या हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, ध्यान रखिएगा क्या हो गया था उस समय, तो आइए देखते हैं। ये मैं कुछ एक डॉट बना रहा हूं, इन डॉट को गौर से देख लीजिएगा। मैं कुछ एक डॉट बना रहा हूं, ये तो मैंने बनाए बांग्लादेश की बाउंड्री पे। अब मैं कुछ एक डॉट बना रहा हूं भारत की बाउंड्री की ओर, ये लीजिए ग्रीन कलर में मैंने भारत की बाउंड्री में दिखाए आपको। मैंने डॉट 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 दिखाई है। ये जो डॉट 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 ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एनक्लेव क्षेत्र होते हैं। यही क्या होते हैं, ये होते हैं एनक्लेव क्षेत्र। अब आपको कहोगे सर ये डॉट 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 ये पेपर में थोड़ी लिख रहे हैं, डॉट 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 एनक्लेव क्षेत्र होते हैं। ये होता क्या है एनक्लेव क्षेत्र, दोस्तों ध्यान रखिए बाउंड्री यानी बांग्लादेश की ठीक है, कह रहे हैं इनका नाम है, ठीक है स्टूडेंट का नाम तो नहीं लूंगा सर प्लीज़, आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान का साहित्य का नोट्स पूरे नहीं है, उन्हें ऐड करवाओ। प्यारे दोस्त मैं सब्जेक्ट क्या पढ़ाता हूँ, पहले एक चीज़ सोचिए, मैं सब्जेक्ट क्या पढ़ाता हूँ, मैं तो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी। तो मेरे सब्जेक्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप मुझे बताएं, क्योंकि हर एक टीचर का आप सभी सब्जेक्ट पे तो कोई ध्यान नहीं दे सकता, आप भी जानते हैं इस बात को। तो अभी जो क्लास चल रही है, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अभी जो क्लास चल रही है उसके एक तो कंटेंट पर ध्यान दें, आप उसे पढ़ें, पहली बात। और दूसरी बात आपसे यह है कि आप अन्य जो क्लासों का मैटर है वो मेरी क्लास में नहीं बताएं। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है जिस सब्जेक्ट का है, उसके सब्जेक्ट से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है आपको, तो आप तुरंत बताएं, उसका हल करवाएंगे। अगर मेरे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं लगे हैं तो मैं बता दीजिए मुझे, और मैं आपको कल अभी उनको बोल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं सर एक क्लास, पहली क्लास कैसे देखें, मैं बात करूंगा, पहली क्लास अगर ओपन नहीं हो रही है तो मैं बात करूंगा उनसे और मैं करवा दूंगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या होते हैं एनक्लेव क्षेत्र। अब एनक्लेव क्षेत्र देखिए दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री के बीच में विभाजन हो रहा था, यानी बाउंड्री बन रही थी, तो ये बाउंड्री बना दी गई। ये देखिए ये बाउंड्री बन चुकी है, इधर पूर्वी पाकिस्तान था, उधर पश्चिम पाकिस्तान था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान बना, इसके अंदर बाउंड्री के नजदीक नजदीक बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो हिंदू बहुल इलाका था। बाउंड्री यानी पूर्वी पाकिस्तान के अंदर सीमा के नजदीक नजदीक ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो क्या थे, हिंदू बहुल इलाका था, ठीक है दोस्तों। और आप देखेंगे कि भारत के अंदर आप आ जाइए तो भारत के अंदर हरे कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो ये बाउंड्री के नजदीक नजदीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र थे जो मुस्लिम बहुल इलाका था। क्या था, मुस्लिम बहुल इलाका। तो बांग्लादेश की ओर जो बाउंड्री में आपको नीले कलर के डॉट देख रहे हैं, हिंदू बहुल इलाका था, और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास नागरिकता भी भारत की थी। और भारत की ओर आपको ग्रीन कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका था बाउंड्री के साथ साथ है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इन लोगों के पास बांग्लादेश की नागरिकता थी।
यानी कि भारत की बाउंड्री में वो 1-1 किलोमीटर या आधा-आधा किलोमीटर का क्षेत्र जिनके पास, यानी भारत की बाउंड्री में है और लोगों के पास नागरिकता बांग्लादेश की है, और बांग्लादेश की बाउंड्री में आधा या किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का वह क्षेत्र जिनके पास लोगों को इंडिया की नागरिकता है। तो ऐसे जो एरियाज थे उन्हें एनक्लेव क्षेत्र कहा जाता है। तो एनक्लेव क्षेत्र बहुत बड़ा विवाद था जिसका निवारण 2015 में किया गया था। तो ये मैंने आपको बताया यहां पर कि एक समझौता हुआ था, बाद में उसका निवारण कैसे किया गया। तो ये हमने यहां पर अच्छे रूप से बात कर ली, आप नोट कर सकते हैं कि हमने किसके ऊपर बात की है, आप देख सकते हैं। नोट आप सभी ने कर भी लिया होगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं, बांग्लादेश भी हो गया। कह रहे हिंदू बहुल क्या होता है? हिंदू बहुल का मतलब होता है जहां पर हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा हो। मुस्लिम बहुल क्या होता है? जहां पर मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा हो। इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़े, चलिए बात करते हैं अगले देश की ओर। तो अभी हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान पर चर्चा कर ली, क्योंकि पाकिस्तान के साथ साथ में बांग्लादेश पर हाथों चर्चा करना जरूरी था, क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अब हम एक एक करके बात करेंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेपाल के ऊपर। आइए नेपाल पर चर्चा कर लेते हैं। ये आपको जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये वाली कौन सी बाउंड्री आप देखेंगे? ये वाली जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, ये है नेपाल की बाउंड्री। कौन सी बाउंड्री है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ये है नेपाल की बाउंड्री। और नेपाल से लगते हुए हमारे कौन से राज्य हैं, वो राज्य भी तो हमें देखने पड़ेंगे। तो एक एक करके हम अच्छे रूप से सभी राज्यों को भी साथ में ले लेते हैं, और वही हिस्सा मानचित्र में हम अपने पास रखेंगे जो दोस्तों हमारे काम का है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे इन दोनों से क्वेश्चन क्या बनेगा, वो एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने अभी रखूंगा। ये लीजिए दोस्तों, ठीक है, इसको मैं साइड कर देता हूं, और अब देखिए इसको मैं जूम कर देता हूं। अब इस चीज को देख लीजिएगा गौर से। आपके सामने ये मानचित्र है, ये भारत और नेपाल के बीच का मानचित्र है। ठीक है, कह रहे सर कितने बजे शुरू किया था? 7 बजे शुरू किया था भाई, आधा घंटा हुआ है अभी तक। ठीक है, आइए बात करते हैं। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये है भारत और नेपाल के बीच की बात। भारत और नेपाल, सबसे पहले तो वही क्वेश्चन बनेंगे कि भारत और नेपाल बताओ भारत की कौन सी दिशा में, यानी डायरेक्शन का बन जाएगा। बाउंड्री लेंथ का क्वेश्चन बनेगा। सीमा का नाम कुछ भी नहीं है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है दिशा का क्वेश्चन, यानी डायरेक्शन की बात हो रही है। नेपाल कौन सी दिशा के अंदर है। दूसरा आएगा बाउंड्री की लंबाई कितनी है। ये दो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो ये दो आपको ध्यान रखने होंगे। फिर आपको एक ध्यान रखनी, एक संधि ध्यान रखनी होगी, यानी एक ट्रीटी के ऊपर चर्चा करेंगे कि एक ट्रीटी हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजाओं के बीच में। कह रहे हैं बनाएं सर जो टाइम पर पूरे नोट्स हो जाएं। टीना जैन कह रही है सर जी अभी सामान्य परिचय की, और मैं 20 तारीख तक आपके सारे नोट्स बना दूंगा। मेरा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी की 20 तारीख तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। 2-2 घंटे क्लासरूम, 20 तारीख हो सकता है 20 तारीख भी न पहुंचे हम, हो सकता है 16-17 तारीख तक ही कंप्लीट करवा दें। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं, लेकिन बीच में कमेंट करोगे फिर नहीं बनेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम दिशा की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिशा तो आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही लिखवा रखी है, उत्तर दिशा है। बाउंड्री की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर है। कितनी है? 1751 है। अब संधि कौन सी हुई थी, पहले मैं संधि के ऊपर जिक्र कर लेता हूं एक बार। सुगोली की संधि हुई थी। ध्यान रख लीजिएगा, ये कौन सी संधि है, ये कौन सी ट्रीटी है, तो हम कह देंगे भारत और नेपाल के बीच में सुगोली संधि हुई थी। ये संधि कब हुई थी, तो मैं आपको बता देता हूं 1816 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। अब उस समय तो भारत तो था नहीं, हिंदुस्तान हुआ करता था, और उस समय की हम बात करें तो भारत के ऊपर राज कौन कर रहा था? उस समय भारत के ऊपर राज करता था दोस्तों कौन? तो हम कहेंगे उस समय भारत पर राज कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कह रहे सर जी कल भी क्लास होगी क्या? बिल्कुल, क्लास क्यों नहीं होगी भाई, अब रोज क्लास होगी। 20 तारीख तक लगातार क्लास चलेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है जहां क्लास नहीं होगी, क्लास होगी। तो दोस्तों जो ये सुगोली संधि है, इसमें क्या बातें कही गई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में ये संधि हुई थी। इसमें यह बोला गया था कि इस संधि में दोस्तों स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि आप जानते हैं, इतिहास में आप पढ़ेंगे भी, हो सकता है इतिहास में वो टॉपिक आपके नए हो, है तो आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भी होगा, तैयारी किया होता। आपने नाम सुना होगा दोस्तों कि जो
आपने सुना होगा आंगल मराठा युद्ध, इस प्रकार के ना युद्ध सुने होंगे ना, आंगल सिख युद्ध। उसी प्रकार से आंगल नेपाल युद्ध हुए थे, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और नेपाल के राजा हार गया था। तो इस संधि की गई 1816 ईस्वी में, और इस संधि में ये बोला नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है, नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है वो कौन सी नदी के द्वारा निर्धारित होगी? नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी के द्वारा निर्धारित होगी। पश्चिमी सीमा कौन सी है नेपाल की? तो आप जानते हैं ये तो है पूर्वी सीमा और ये है पश्चिमी सीमा। यानी कि दोस्तों ये वाली जो बाउंड्री है, गौर से सुन लीजिएगा, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली कह रहे थे कि ये जो बाउंड्री है ये है पश्चिमी सीमा, ये है पश्चिमी सीमा। यानी ये जो बाउंड्री है भारत और नेपाल के बीच की, यानी नेपाल काली नदी के बाद में इंडिया शुरू हो जाएगा, इससे आगे आगे तक इधर इधर तक नेपाल रहेगा। यानी इस सुगोली संधि में स्पष्ट रूप से बोला गया था कि ध्यान रखिए नेपाल की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी के तहत तय होगी? काली नदी के तहत तय कर दी गई। और यह भी बोल दिया गया कि जो नेपाल की दोस्तों पूर्वी सीमा है, कौन सी है? नेपाल की जो पूर्वी सीमा है वो कौन सी नदी के द्वारा निर्धारित होगी? तो वो सीमा मेची नदी के द्वारा निर्धारित होगी। कौन सी नदी के द्वारा? मेची नदी के द्वारा निर्धारित की जाएगी। कौन सी नदी के द्वारा? मेची नदी के द्वारा। आइए अब देख लेते हैं कौन सी नदी कहां पर है। तो आपने अभी देखा है यहां पर ये वाली जो नदी है दोस्तों, यहां पर बहती है एक नदी, ये है मेची नदी। कौन सी है? मेची नदी। यानी पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होगी? तो आप देख सकते हैं इधर कौन सा देश है? ये देश है यहां पर नेपाल, ये है नेपाल। ठीक है, ये कौन सी नदी बताई अभी मैंने आपको कहा ये है काली नदी। सुगोली संधि में स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि नेपाल की जो पश्चिमी सीमा है वो कौन सी नदी के द्वारा निर्धारित होगी? काली नदी के द्वारा, जिसे वर्तमान में आप शारदा या सरयू के नाम से भी जानते हैं। ये वाली जो दोस्तों नदी है इसका नाम क्या होगा? मेची नदी होगा, जो नेपाल की कौन सी सीमा निर्धारित करेगी? जो पूर्वी सीमा निर्धारित करेगी, ये बात बोल दी गई। ठीक है दोस्तों, ये बात बोल दी गई। चलो ठीक है, अब एक बार हम देख लेते हैं सिर्फ इतना भी, दिशा कौन सी है? उत्तर। लंबाई मैंने बता दिया, संधि मैंने आपको बता दी। इस संधि के तहत भारत और नेपाल के बीच की बाउंड्री का निर्धारण होता है। आपसे पूछ रहे हैं बाउंड्री कैसे बनी भारत और नेपाल के बीच में? तो भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री बनी थी वो इस संधि के तहत बनी थी 1816 में। और दोस्तों इस संधि में यह बोला गया नेपाल की पश्चिमी सीमा ये बनाएगी और नेपाल की पूर्वी सीमा ये वाली नदी बनाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं केवल विवाद के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूं, हमारा नेपाल के साथ भी विवाद चल रहा है, उसके ऊपर मैं जिक्र करूंगा। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत के कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं जो इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत के दोस्तों यहां पर तो है उत्तराखंड राज्य। कौन सा? यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड लिखा हुआ है। ये कौन सा है दोस्तों? यूपी राज्य है। कौन सा है? यूपी राज्य है। ये आप देखेंगे ये बिहार राज्य है। कौन सा है? बिहार राज्य है। ये वापस वेस्ट बंगाल आ गया दोस्तों। और यहां पर आप देखेंगे ये कौन सा राज्य है? तो ये आ गया सिक्किम राज्य। यानी भारत के दोस्तों 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हैं? 5। आइए देख लेते हैं, यहां पर हम लिख देंगे जैसे कि उत्तराखंड राज्य सीमा बनाता है। कौन सा? उत्तराखंड राज्य सीमा बनाता है, पहली बात। दूसरा अगर हम देखें तो यूपी सीमा बनाता है। कौन सा? यूपी। फिर आप देखेंगे बिहार भी सीमा बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे पश्चिमी बंगाल भी सीमा बनाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो सिक्किम भी सीमा बनाता है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने यहाँ पर बात की है, एक एक पॉइंट्स के ऊपर चर्चा की है, कौन कौन से राज्य बाउंड्री बना रहे हैं। तो ये आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना होगा, अच्छे रूप से इन पर चर्चा करनी होगी। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली। अब थोड़े दिनों पहले एक विवाद हुआ था दोस्तों, वो विवाद क्या हुआ था वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने एक नाम सुना होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, आपने एक विवाद का नाम सुना होगा, काला पानी विवाद। आपने एक विवाद का नाम सुना होगा, कौन सा विवाद? काला पानी विवाद का नाम सुना होगा। ये काला पानी जो विवाद है दोस्तों, ये किस किस के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। किस किस के बीच है? भारत और नेपाल के बीच का विवाद है दोस्तों। ये विवाद किस किस के बीच का है? तो हम कहेंगे भारत और नेपाल के बीच का विवाद है। अब ये विवाद कैसे हुआ है वो हमें देखना होगा। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने दोस्तों अभी 2-3 साल पहले, कितने साल पहले? 2-3 साल पहले यहां पर एक सड़क बनाई थी। यहां पर भारत सरकार ने क्या बना दी थी? एक सड़क बनाई थी। और उस सड़क की हम बात करें तो ये किसने बनाई थी? तो आपने नाम सुना होगा BRO। BRO का मतलब क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारे सीमावर्ती यानी बाउंड्री के निकट का जो एरिया होता है, बाउंड्री के बराबर बराबर जो सड़कें बनाई जाती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं BRO संगठन। कौन सा बनाता है वो संगठन?
तो हम कह देंगे दोस्तों कि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी बाउंड्री है, उस बाउंड्री के बराबर बराबर सड़कें बनाने का कार्य करता है। तो ये विवाद क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हमें देखना होगा दोस्तों। बड़ा सरल सा है ये। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि विवाद कैसे हुआ। तो आप देखेंगे ये कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर विवाद हुआ है, उत्तराखंड की जमीन को लेकर। अब देखिए कैसे विवाद हुआ। सुगोली संधि में क्या बोला है, नेपाल की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है, काली नदी। अब नाम भी देखिए, विवाद का नाम क्या, काला पानी विवाद, यानी इस नदी के लेकर विवाद हुआ है। तो नेपाल की इस संधि में यह बोला कि नेपाल की पश्चिमी सीमा है वो काली नदी बनाती है, और इधर भारत ने सड़क बनाई तो नेपाल पहले ही कूद पड़ा कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती, तो नेपाल वालों का कहना है कि नेपाल सरकार क्या कहते हैं, नेपाल सरकार कहती है कि अंग्रेजों ने जब सुगोली संधि की थी तो उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया था कि काली नदी भारत और नेपाल के बीच में पश्चिमी सीमा बनाएगी। तो भारत सरकार बोले बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि यहां पर यह सीमा बनाएगी। तो बोला तो फिर आप गलत क्यों कर रहे हो, तो भारत सरकार बोली कैसे गलत हम कर रहे हैं, आप बताइए हम कैसे गलत कर रहे हैं। तो नेपाल वाले बोले कि जो ये काली नदी है, ये काली नदी कहां से निकलती है। तो भारत वालों ने पूछा आप ही बता तो कहां से निकलती है। तो नेपाल वाले बोल रहे हैं कि जो ये नदी है ये लिम्पियाथुरा से निकलती है। कहां से निकलती है, लिम्पियाथुरा से निकलती है। नेपाल वाले बोलते हैं कि ये जो नदी है कहां से निकलती है, लिम्पियाथुरा से निकलती है। लिम्पियाथुरा ये वाला क्षेत्र है। भारत बोला देखिए गलत बात कर रहे हैं आप, ये नदी लिपू लेक के निकट से निकलती है। कहां से निकट से निकलती है, लिपू लेक के निकट से निकलती है। तो अब दोनों के अंदर विवाद हो गया। क्यों विवाद हुआ, क्योंकि एक बात आप बड़े सरल से तरीके से देख सकते हैं कि नेपाल वाले कह रहे हैं ये नदी यहां से निकलती है, भारत वाले कह रहे हैं यहां से निकल रही है। तो दोनों के बीच में ये वाला क्षेत्र देखिए, इतना बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लेकर विवाद हो गया। इस क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। नेपाल तो कहता है ये क्षेत्र मेरा, और भारत कहता है मेरा है। क्यों विवाद हुआ है, क्योंकि काली नदी है उसके उद्गम, नेपाल वाले कह रहे हैं कि इसका उद्गम यहां से लिम्पियाथुरा। अगर हम ये मान ले तो इतना क्षेत्र हमें नेपाल को देना पड़ेगा, लेकिन हम कह रहे हैं ये नदी यहां से नहीं, लिपू लेक से निकलती है, यानी ये क्षेत्र हमारा ही है। इस चीज को लेकर विवाद हुआ है, इसीलिए इसका नाम है काला पानी विवाद, यानी काली नदी का जो बहाव क्षेत्र, इस चीज को लेकर ये विवाद के बारे में बात थी। तो ये हमने नेपाल के बारे में और भारत के बारे में बात कर ली है, इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करिएगा इसे। नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और नेपाल के बारे में हमने बात कर ली है, आइए देखते हैं अगला हमें कौन सा देश देखना। आइए हम अगले देश के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला देश हमें दोस्तों यहां पर देखना है। हमें अगला जो देश है वो यहां से देखना है। ये लीजिए दोस्तों, ये मैंने आपके सामने जो चित्र बनाया है ये किस चीज का आप जानते हैं। ये केवल आपको ध्यान रखना है भारत और म्यांमार के बारे में होगा। किसके बारे में होगा, भारत और म्यांमार के बारे में। आइए हम बात कर लेते हैं भारत और म्यांमार के बारे में। ये भारत और म्यांमार के बारे में हमें अच्छे रूप से देखना होगा, भारत और म्यांमार के बारे में। आइए देखते हैं भारत म्यांमार के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें भारत और म्यांमार के बारे में तो आप सभी को ध्यान रखना ये म्यांमार कहां से प्रारंभ होता है। म्यांमार दोस्तों यहां से प्रारंभ हो जाता है और यहां से लेकर यहां तक म्यांमार है, यानी ये सारा का सारा कौन सा देश है, इधर है, इधर सारा का सारा म्यांमार देश है। ये लीजिए दोस्तों, ये है म्यांमार देश। ठीक है, कह रहे हैं सर पूरे टॉपिक पढ़ाओगे क्या। पूरे टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो तो मैं पूरे पढ़ाऊंगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है वो क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। अरे भाई सभी के कमेंट कह रहे हैं सर प्लीज बता दो मेरे कमेंट शो हो रहे हैं क्या आपके पास। बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल आपके हो रहे हैं कमेंट शो, क्यों चिंता कर रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन भेजिए दोस्त। तो ये हमने देख लिया म्यांमार कहां से कहां तक। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार कौन सी दिशा के अंदर है। म्यांमार भारत की कौन सी दिशा में है, तो आप सभी जानते हैं। लंबाई बताइए, भारत और म्यांमार के बीच की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन आता है कि दोनों के बीच में कौन सी ट्रीटी हुई थी, यानी कि सीमा का निर्धारण बताओ कौन सी संधि के तहत हुआ था, सीमा निर्धारण। तो हम स्पष्ट रूप से एक बात लिखेंगे, यहां पर एक संधि लिखेंगे, उसी संधि के तहत भारत और म्यांमार के बीच में जो बाउंड्री है इसको डिसाइड किया गया था।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम राज्य देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? राज्य देखने वाले हैं। कह रहे हैं 747 जिले, बड़ा और छोटा। अरे दोस्तों, ये चीजें नहीं पढ़नी होती, एक एक जिला थोड़ी पढ़ना जाता है। एक एक जिला पढ़ने बैठ जाए तो हमारा पढ़ लोगे क्या? पहले ये बताओ। कोई ऐसा नहीं था। आज का मतलब आप शायद पहली बार तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब आप सोनू जी, आप शायद पहली बार तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारे जो एनसीईआरटी पुस्तक होती है, उन्हीं पुस्तकों को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जाती है। एनसीईआरटी पुस्तक में कभी आपने जिले पढ़े हैं क्या? भारत के एक एक कभी नहीं पढ़ा। परीक्षा में सिर्फ इतना आता है, भारत का सबसे बड़ा जिला बताओ, सबसे छोटा। एक दो लाइन के वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। 747 भारत में कितने जिले हैं? ये भी नहीं आता। भारत में सर्वाधिक जिले किस राज्य में? ये भी नहीं आता। ऐसे नहीं तैयारी होती है। तैयारी हमें करनी पड़ती है। एनसीईआरटी में आपने 12th तक की है, तो आपने 12th तक जो एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ी, उसमें कभी जिलों का उल्लेख आया नहीं? तो कैसे पढ़ेंगे? वो नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों, कह रहे हैं भारत पाकिस्तान का समझौता रिपीट कीजिएगा। नहीं अलका जी, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, आप नाराज मत होइएगा, मैं रिपीट नहीं करूँ, क्योंकि आप पहली क्लास वहां पर जाकर देख सकते हैं। रिपीट करेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी रुक रुक रहेंगे, रिपीट करने को बोलेंगे। मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं जो चल रहा है उसको रिपीट कर सकता हूँ, पीछे वाले को रिपीट नहीं करूंगा। तो आइए हम पहले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दिशा देखते हैं। तो आप दिशा तो देख ही रहे हैं, भारत की कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। लंबाई आप सभी जानते हैं दोस्तों, 1643 किलोमीटर। कितनी है? 1643 किलोमीटर है। सीमा निर्धारण, आइए बात करते हैं। तो सीमा निर्धारण में आपको एक ट्रीटी याद रखनी होगी, जिसका नाम है यानडूब संधि। कौन सी संधि आपको ध्यान रखनी है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, यानडूब नाम की एक संधि हुई थी दोस्तों। ठीक है, कह रहे हैं संधि, ध्यान रखिए कौन सी संधि हुई है? यानडूब संधि हुई थी। ध्यान रखिए कौन सी संधि हुई है? तो हम कह देंगे यानडूब संधि हुई थी। यह संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1826 ईस्वी के अंदर हुई थी। यानी म्यांमार के इस राजा के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। यानडूब संधि के बारे में मैं बात कर रहा हूं, सीमा का निर्धारण बात कर रहा हूं। इसी संधि के तहत भारत और म्यांमार के बीच के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच की अगर हम बात करें, बाउंड्री का जो निर्धारण हुआ था, इसी के तहत हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यों की, कि भारत के कौन से राज्य हैं जो इसको छूते हैं। आइए बात कर लेते हैं यहां पर राज्यों की। तो ये वाला राज्य आप देख पा रहे हैं, कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे ये वाला जो राज्य है, इसे बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत का एक राज्य तो ये वाला है अरुणाचल प्रदेश, जो इसके साथ बाउंड्री बनाता है। दूसरा राज्य आप देखेंगे तो यहां पर आता है नागालैंड राज्य। कौन सा है? नागालैंड। ये कौन सा है राज्य दोस्तों? मणिपुर राज्य है। और लास्ट में कौन सा आता है? मिजोरम राज्य है। परीक्षा में आप जानते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि म्यांमार के साथ जो बाउंड्री बनाने वाले राज्य हैं दोस्तों, उनका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताएं दोस्तों। ठीक है, कह रहे हैं साथ साथ में लिखते हैं तो समझ नहीं आता, तो और क्या करें भाई? एक बात बताइएगा। चलो मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, पहले आपके ही सुन लेता हूं। कह रहे हैं ये लाइव कहां से? ये तो जोधपुर से लाइव है। पहले बताइएगा, एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? कोर्स कंप्लीट है, अगर अभी आप फोन को स्विच ऑफ करके छोड़ देंगे तो कंप्लीट है कोर्स। दोस्तों देखिए, आपको जब पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ने का काम करें। ये बीच में इस प्रकार कमेंट नहीं करेंगे ये सर कोर्स कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा? कल तो शुरू हुआ है, कंप्लीट आप अभी सोचने लग गए तो एक चीज बचाइए, फिर आप जॉब कैसे कर लेंगे? अब मान लीजिए आप जॉब लग गए और आपसे मैं पूछूं आपकी जॉब कब कंप्लीट हो रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी जॉब कब समाप्त हो रही है? जल्दी समाप्त नहीं हो रही है, जल्दी समाप्त कीजिए ना आपकी जॉब। क्यों ऐसे ही कर रहे हैं? इतना समय क्यों ले रहे हैं? आप 21 साल की उम्र में लगते हैं, 22 साल में कंप्लीट कर दीजिए। अब जब भारत में अग्निवीर योजना आई थी, 4 साल के लिए उन्हें रखा गया, तो बोले इतनी जल्दी हम नौकरी से कैसे, ऐसे रिटायर्ड नहीं होंगे। सारा भारत गुस्सा हो गया था। और इधर उनसे तो मतलब कि जब भारत सरकार ने किया 4 साल की नौकरी के लिए, तब तो सारे गुस्से हो गए। अब जैसे यहां पर बात आती है पढ़ने की, तो पढ़ना कोई नहीं चाहता इतना लंबा। अरे भाई पढ़ना पड़ेगा, अच्छी नौकरी पानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और जब मेरी क्लास में, सच्चाई बताता हूं मैं आपको ही नहीं, मेरी क्लास के अंदर ऑफलाइन के अंदर भी ऐसा कोई विद्यार्थी कमेंट कर देता है दोस्तों, तो मेरा पढ़ाने का मन नहीं करता है कि मैं इन बच्चों को पढ़ाऊं। तो आप इस प्रकार के जो कमेंट करते हैं ना कि सर कोर्स कब तक पूरा हो जाएगा, एक तो ये ठीक है, और दूसरा यहां पर एक बीच बीच में आता है सर जी लिखें या पढ़ें। अरे दोस्तों, अगर आपको लिखने के साथ साथ, मतलब लिख रहे हैं साथ साथ और फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो नोट्स आपको ये पीडीएफ साथ में मिलेगी। अगर बाद में आप पीडीएफ निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कोई बड़ी बात नहीं। अब सारी चीज टीचर आपको हथेली पर पकाकर नहीं दे सकता दोस्तों, फिर इतना ही ज्यादा होता तो पेपर ही मैं दे के आ जाता आप सभी के लिए।
तो बीच में इस प्रकार के कमेंट ना करें। और फिर लास्ट में मुझे एक ही होगा, क्योंकि पढ़ाना तो मुझे ही पड़ेगा, लास्ट में मैं एक ही उपाय करूंगा कि मैं आपके कमेंट हटवा दूंगा मेरी स्क्रीन से। जो आप मेरे सामने टीवी लगा है, इस पर आपके कमेंट चल रहे हैं, मैं आपका एक भी कमेंट नहीं रुकूंगा, एक भी सारे कमेंट हटवा दूंगा। तो उससे नुकसान किसका होगा? जो आपके बीच बीच में क्वेश्चन पूछते हो, डाउट आते हैं, वो डाउट नहीं हो पाएंगे। तो बीच बीच में आप कमेंट ना करें इस प्रकार के भी। मेरे को सबसे बड़ी समस्या कब होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी मेरी और कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन कितने पूछे मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा, यहां पर जवाब इसीलिए आया हूं, इसी चीज को देने आया हूं। लेकिन मुझसे सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब मुझसे कोई विद्यार्थी पूछता है सर कोर्स कब होगा। मैंने पहले दिन आते ही बता दिया था 20 तारीख तक, सभी आज ही सुन लेना, मैं 20 तारीख से पहले पहले आपका कोर्स करवा दूंगा। तो बीच में अब कोई नहीं पूछेगा कोर्स कब तक पूरा होगा। सबसे बड़ी समस्या है, पढ़ाई शुरू हुई नहीं, दूसरी कक्षा है आज, और पहले ही आ जाते हैं कि बोलते हैं सर कोर्स कब पूरा होगा। मैं तो कहता हूं फोन स्विच ऑफ कीजिए आप, फोन कोर्स पूरा है। तो इस प्रकार के एक तो कमेंट ना करें, पहली बात। दूसरा, सर नोट्स कैसे बनाएं? अरे भाई नोट्स आपके सामने बनाकर तो दिखा रहा हूं, ये और क्या है, नोट्स ही तो बन रहे हैं साथ साथ। कल से 20-25 क्वेश्चन कमेंट थे सर नोट्स कैसे बनाएं, तो ये क्या बन रहे हैं, नोट्स ही बन रहे हैं। और एक कमेंट, कल भी कमेंट देखे, आज फिर कमेंट देखे मैंने कि सर फलाने सब्जेक्ट की ये चीज आ रही है, आप इन्हें लगाएं। अरे भाई मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, मैं मेरे सब्जेक्ट का आपको जिम्मेवारी दे सकता हूं, ठीक है दोस्तों, मैं मेरे सब्जेक्ट की पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। अगर आपके पास मेरी सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं पूछ रहे, जैसे भी एक बच्चे ने कहा सर पहली वीडियो नहीं लगी आपकी, मैं वीडियो लगवाऊंगा, कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल बताया, बहुत अच्छा किया है, मैं बिल्कुल लगा दूं। लेकिन इस प्रकार के कमेंट कोई नहीं करें कि सर कोर्स कब तक पूरा होगा, फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अभी पढ़ाना शुरू किया, इतने में कोर्स कैसे पूरा हो जाएगा? बच्चा पैदा होते ही बड़ा हो जाता है, एक क्रम रहता है बड़ा होने का, उसी प्रकार सब्जेक्ट भी, सिलेबस भी पूरा होने का क्रम रहेगा। आप ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ रहे हैं, सीईटी 12th बेस का नहीं है, 12th बेस को मैं 25 घंटे में पूरा कर देता हूं, ग्रेजुएशन लेवल पढ़ रहे हैं, और आपके जो सारे टॉपिक दिए गए हैं वो 12वीं कक्षा के हैं। 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी खोल के देखिए, 15-15 पेज में है, और वो भी टाइप होने के बाद। उन्हें जब समझेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तभी आपके समझ आएंगे वो। तो बीच में इस प्रकार का कोई नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। अब बीच में कमेंट नहीं करिएगा इसी प्रकार का। तो ध्यान रखिए, दिशा, लंबाई, सीमा निर्धारण। अब हम राज्य पर बात कर रहे हैं। राज्य मैंने आप सभी को बताया, भारत के 4 राज्य जो इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। तो एक राज्य तो आप देख रहे हैं, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। एक राज्य आता है नागालैंड। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्वेश्चन हमसे यह पूछा जाएगा, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं वो राज्य बताओ। सीक्वेंस पूछेगा आपसे, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और एक राज्य आता है मिजोरम। तो मिजोरम के बारे में सिर्फ इतनी ही बात है, मिजोरम के बारे में और कोई बात नहीं आती। मिजोरम के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है, मिजोरम के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है बाउंड्री को लेकर। बड़ा शांति से देश ये भी रहता है और हमें भी रहने देता है। कह रहे सर एक बार यांडुप संधि दोबारा बता दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि भारत और म्यांमार के बीच में जो ये बाउंड्री है, यहां पर फेंसिंग नहीं की गई। फेंसिंग का मतलब आप जानते हैं, फेंसिंग का मतलब होता है कि दोनों देशों के बीच में तारबंदी नहीं है। तारबंदी तो आप समझते हैं, यानी कि लोहे के पिलर लगा दिए और उनके ऊपर कांटेदार जालियां लगा दी, इस प्रकार से, उसे हम बोलते हैं फेंसिंग करना। तो यहां पर फेंसिंग, जैसे भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री पर फेंसिंग की हुई है, तारबंदी की, तारों में करंट चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लोग हैं वो, वहां के लोग यहां पर क्रॉस न करके आ जाए। तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है दोस्तों, अच्छे रूप से पता होना चाहिए कि यहां पर फेंसिंग नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है तो फेंसिंग करना संभव नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत और म्यांमार के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यह है भारत और म्यांमार के बारे में। नोट कर लिया होगा। अब भारत और भूटान के बारे में चलते हैं। हाँ, ये भारत और भूटान देखते हैं, भारत और भूटान के बारे में। दोस्तों आपको यहां पर भूटान देश दिखाई देगा, यह है भूटान देश। अब हमें भूटान के बारे में क्या पता होना चाहिए? भूटान दोस्तों, आपने घूमने, नेपाल, बहुत सारे लोगों का सुना है कि नेपाल घूमने जाते हैं। अरे मैं कहता हूं भूटान जाइए दोस्तों, मजा आ जाएगा घूमने के लिए भी। कैसे मजा आ जाएगा उसका कारण मैं अभी आपको उसका दूंगा भी, कैसे मजा आएगा भूटान में जाने के लिए। अभी आपको पता चल जाएगा भूटान कैसा देश है और भारत के साथ उसके संबंध कैसे हैं, ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अच्छे रूप से भूटान के साथ जो बाउंड्री भी बनाते हैं उन्हीं राज्यों को भी ले लिया है। आइए दोस्तों अब इसके भूटान के बारे में जूम करके हम इसके बारे में देख लेंगे।
आपके सामने यहां पर मैंने केवल वही लिया है जो भारत और भूटान की हमें चाहिए, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सर 1643 किसकी लंबाई है? बाउंड्री की लंबाई है। अभी भारत और म्यांमार के बीच में जो बाउंड्री है उसकी लंबाई है, लेंथ है। आइए देखते हैं भारत और भूटान। आइए बात करते हैं भारत और भूटान के बारे में। अगर हम भारत और भूटान के बारे में बात करें दोस्तों, तो आइए देखते हैं भारत और भूटान के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉइंट तो हमारे वही आएंगे, जैसे कि दिशा का क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्शन का, यानी भूटान कौन सी डायरेक्शन में है, भूटान के साथ हमारी जो बाउंड्री लगती है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन बनेगा। भारत और भूटान की जो बाउंड्री है इसका मतलब कि निर्धारण कब हुआ था, इसे कब डिसाइड किया गया था, बाउंड्री कब डिसाइड की गई, डिसाइड के बारे में आएगा। क्या बाउंड्री का कोई नाम है? बाउंड्री का कोई नाम नहीं है। आइए मैं पहले बता देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है यहां पर कि दोस्तों दिशा की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मैंने आपको भारत के मानचित्र में दिखाई भी थी, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन है ये, यानी भारत के भूटान है वो उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। लंबाई की बात करें तो केवल ही लेंथ है दोस्तों 699 किलोमीटर, इतनी ही लेंथ है, ठीक है। अब बाउंड्री की बात करें कब डिसाइड हुई थी, तो आइए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों भारत और भूटान के बीच में एक ट्रीटी हुई थी जिसे बोला गया था, ध्यान रखिएगा, फ्रेंडशिप ट्रीटी। क्या बोला गया था? फ्रेंडशिप ट्रीटी बोला गया, यानी मैत्री संधि। यानी मैत्री संधि का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप, यानी एक दूसरे जो भारत और भूटान दो देश हैं, दोनों ने आपस में मित्रता वाली संधि की भी, हम दोनों एक दूसरे के दोस्त रहेंगे हमेशा के लिए। कह रहे हैं सर जी म्यांमार भारत का हिस्सा है क्या? म्यांमार भारत का हिस्सा नहीं है, म्यांमार एक अलग देश है। जैसे पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश है उसी प्रकार से म्यांमार एक स्वतंत्र देश है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, बात किसकी कर रहे हैं? डायरेक्शन की। भारत और भूटान की बात कर रहा हूं। भारत भूटान की अगर बात करें दोस्तों, भूटान कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है? उत्तर पूर्व में। लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। सीमा का निर्धारण, यहां पर एक ट्रीटी हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी। आप सभी को अच्छे रूप से पता होना चाहिए, जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है दोस्तों ये वाली, ये कब होती है? ये 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ये ट्रीटी हुई कहां पर थी? तो आपको ध्यान रखना ये कहां पर बैठकर हुई थी। ये पश्चिमी बंगाल का एक एरिया पड़ता है जिसे बोलते हैं दार्जिलिंग एरिया। कौन सा है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग के अंदर बैठकर हुई थी, इसीलिए इसे दार्जिलिंग ट्रीटी भी कह देते हैं। इसीलिए इसे दार्जिलिंग ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? दार्जिलिंग ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, भारत और भूटान, लंबाई वगैरह बताई, और दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री है वो कौन सी ट्रीटी के तहत निर्धारित हुई, यानी संधि के तहत निर्धारित हुई, वो हमने यहां पर देखा है। अब एक चीज आप सभी को अच्छे रूप से पता होनी चाहिए दोस्तों, दोनों देशों के बीच में यहां पर भी फेंसिंग नहीं की गई है। जैसे मैंने कहा ना, भारत और म्यांमार की बाउंड्री पर भी फेंसिंग नहीं है, उसी प्रकार से दोस्तों ध्यान की यहां पर भी फेंसिंग नहीं है, यानी पहाड़ी देश है। पहाड़ों के ऊपर आप जानते हैं तारबंदी करना आसान नहीं होता है, तो यह बात आप सभी को ध्यान रखनी होगी। तो आइए मैं आपको भूटान बता देता हूं। यह है भूटान दोस्तों। ये क्या है? यह है भूटान। चलो हमने भूटान के बारे में देख लिया। अब दोस्तों आइए बात करता हूं किसके बारे में। आप ये वाला जो राज्य देख पा रहे हैं, ये कौन सा राज्य है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये राज्य है दोस्तों सिक्किम राज्य। कौन सा है? सिक्किम। यहां पर आप देखेंगे वेस्ट बंगाल है दोस्तों। ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है असम राज्य। कौन सा है? असम राज्य। और ये कौन सा राज्य है? तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में, तो ये वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो आपने यहां पर अच्छे रूप से देख लिया है कि भारत के 4 राज्य हैं। भारत के कितने राज्य हैं? तो आप सभी जानते हैं भारत के दोस्तों राज्यों की संख्या पूछ ले कि बताओ भूटान के साथ कितने राज्य बाउंड्री बनाते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से लिख देंगे कि भारत के दोस्तों 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल है, जैसे पश्चिम बंगाल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं असम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत के 4 राज्य हैं जो इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। 4 राज्य हैं जो इसके साथ क्या करते हैं? बाउंड्री बनाते हैं। तो ये हमने यहां पर अच्छे रूप से देख लिया है। ये आप सभी को अच्छे रूप से देखना है। तो हमने देखा राज्य के बारे में, कितने राज्य हैं। अब दोस्तों खास तौर पर आपको बताना चाहूं भारत और भूटान के बारे में, सिर्फ बातें इतनी है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन खास तौर पर आपको ध्यान रखना है भूटान कैसा देश है। भूटान दोस्तों हमारा बहुत ही प्यारा सा देश है, और भूटान कभी झगड़ा नहीं करता भारत से। क्यों? भूटान क्यों नहीं करता झगड़ा, कभी बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट नहीं करता? कारण क्योंकि नाम ही देखिए, दोनों के बीच में जो ट्रीटी हुई है उसका नाम ही क्या है? फ्रेंडशिप है ट्रीटी। यानी दोनों देशों ने मित्रता की 1949 में, और ये बोल दिया, भूटान ने ये बात बोली थी कि भारत सिर्फ हमारे 3 मामलों के अंदर कभी भी अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, कह रहे हैं भूटान सर कभी अन्य देशों की तरह चर्चा में नहीं आता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, भूटान कभी चर्चा में नहीं आता अन्य देशों की तरह। क्यों नहीं आता वही मैं आपको बताने जा रहा हूं।
जब भारत और भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, तो उस दौरान दोस्तों भूटान ने भारत से एक बात बोली थी कि आप हमारे 3 मामलों के अंदर कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक तो हमारे इंटरनल पॉलिटी के ऊपर कोई भी मतलब बार बार मतलब कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे इंटरनल पॉलिटी पर, यानी हमारी जो आंतरिक स्थिति होगी, देश की राजनीति होगी उसके अंदर, यानी किसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाना है, सरकार करनी है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। भारत बोला ठीक है, कभी नहीं करेंगे। दूसरा, हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि हमारे राज्य की, हमारे देश की पुलिस होगी, उसके साथ आप कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बोला ठीक है। एक हमारी खुद के देश की करेंसी होगी, यानी हमारे दोस्तों खुद की कंट्री की करेंसी होगी, आपकी करेंसी यहां नहीं चलेगी। बोला ठीक है। बाकी जो भी हमारे मामले होंगे, आउटर मामले होंगे, यानी इंटरनल, ये तो सारी इंटरनल चीजें हैं देश की, यानी इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल पॉलिटी है, या बात करें देश की कोई करेंसी होती है, यानी कि मुद्रा, यानी पैसा, जैसे हमारे गांधी जी वाले नोट है, पाकिस्तान में जिन्ना के नोट है, उसी प्रकार से उनका भी कोई ना कोई नोट होगा, यानी करेंसी आपकी नहीं चलेगी। लेकिन बाद में उसने ये बात बोली कि हमारी जो आप आउटर जितनी भी सिक्योरिटी होगी, यानी कि जो आर्मी है, हमारे पास आर्मी नहीं होगी। भूटान बोला हम आर्मी नहीं रखेंगे। अगर भूटान पर कोई देश आक्रमण करता है तो आप हमारी सहायता करेंगे, यानी भूटान पर कोई आक्रमण कर दिया तो आप ये समझेंगे कि वो आक्रमण भारत पर हुआ है, यानी आप हमेशा हमारे लिए तैयार रहेंगे। भारत बोला ठीक तैयार रहेंगे, लेकिन हमें फायदा क्या? तो बोला भूटान हमेशा ही आप कहेंगे वैसा करेगा। इंटरनल मामलों में आप हमारे यानी कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाकी आप सभी देख लीजिए आपके अनुसार होगा। बोला कैसे? कहते विश्व के अंदर जो विदेश नीति हो ना, जो विदेश नीति आप जानते हैं, दूसरे देशों के साथ समझौते करना हो गया, यानी दूसरे देशों के पास जाकर समझौते करना, किस देश से मित्रता करनी है, किसके पक्ष में बोलना है, किसके, ये सारा मुद्दा भूटान आपके अनुसार करेगा। भारत कहेगा, भारत के साथ खड़ा रहेगा भूटान हमेशा ही। भारत ऐसे बोल दिया कि भैंस है, भैंस को गाय बोल दिया भारत, तो भूटान गाय ही बोलेगा, ठीक है। यानी भूटान हमेशा ही भारत के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन इन 3 मामलों के अंदर भारत इंटरफेयर नहीं करेगा। तो भारत बोला ठीक है दोस्तों, कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। इस प्रकार से ये हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी और की, इसलिए भूटान के साथ हमारा कभी विवाद भी नहीं होता है। तो ये है भारत और भूटान के बारे में, नोट कर लीजिएगा, बड़ा सरल सा था। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में, किसके साथ है, जो हमारी बाउंड्री लगती है चाइना के साथ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। कह रहे चुंबी घाटी विवाद क्या है। बहुत समय, टीना जैन जी आपने बहुत ही सही समय पर याद दिला दिया कि ये चुंबी घाटी विवाद क्या है, बहुत अच्छे आपने याद दिलाया। अभी मैं आपको बता देता हूं चुंबी घाटी विवाद क्या है। चुंबी घाटी विवाद आप देखेंगे कि जो भूटान है वो इस प्रकार से फैला हुआ देश है। भूटान ऐसे फैला हुआ है दोस्तों भूटान ऐसे फैला हुआ है। अब आपने अभी नाम लिया चुंबी घाटी। चुंबी घाटी पड़ती कहां है? ये जो एरिया है ये चुंबी घाटी का एरिया है। ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये चुंबी घाटी का एरिया। आइए मैं इसके अंदर लिख भी देता हूं चुंबी घाटी का एरिया। ये है दोस्तों, ध्यान रखिए, चुंबी घाटी का क्षेत्र है। ये है चुंबी घाटी, चुंबी वैली। घाटी आप जानते हैं इंग्लिश में इसे बोलते हैं वैली, चुंबी वैली बोला जाता है इसे। चलो इसके बारे में सुनिएगा। यह है चुंबी वैली। अब चुंबी वैली आप देख रहे हैं कि सिक्किम के बराबर है, यानी सिक्किम यानी भारत तो छू रहा ही है, भूटान भी इसको टच कर रहा है, ऊपर से चाइना भी इसे टच करता है, यानी कि चुंबी वैली एक ट्राई जंक्शन है। चुंबी वैली एक तरीके से देखें तो चुंबी वैली क्या है दोस्तों? चुंबी वैली एक ट्राई जंक्शन है। चुंबी वैली क्या है? एक ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई भी पॉइंट, ऐसी कोई वैली, ऐसा कोई पॉइंट जहां पर 3 देशों की बाउंड्री लग रही हो, ऐसा कोई पॉइंट जहां पर 3 देशों की बाउंड्री लगती हो, उसे क्या बोला जाता है? ट्राई जंक्शन कहा जाता है। तो चुंबी वैली तीनों देशों की बाउंड्री पर पड़ती है, यानी भारत में भी है, भूटान की ओर भी है, चाइना। ये मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना के अंदर पड़ती है, मैं ये कह रहा हूं कि हिमालय के अंदर तीनों देशों की बाउंड्री के ऊपर जो एरिया है उसे चुंबी वैली बोला जाता है, ठीक है। अब इस चुंबी घाटी के अंदर दोस्तों यहां पर एक पॉइंट पड़ता है, इस जगह पर भूटान की बाउंड्री पर पड़ता है एक एरिया। आपको ये येलो कलर का डॉट दिखाई दे रहा होगा, इसे क्या बोला जाता है? जो दोस्तों आपके सामने ये वाला बनाया है, इसे बोला जाता है डोकलाम एरिया, डोकलाम क्षेत्र। ये डोकलाम क्षेत्र दोस्तों, ये डोकलाम जो क्षेत्र है, गौर से सुन लीजिएगा, ये जो डोकलाम क्षेत्र है कहां पर पड़ता है? ये डोकलाम देखिए चुंबी वैली के अंदर ही पड़ता है। ये डोकलाम कहां पर पड़ता है? तो हम कहेंगे डोकलाम पड़ता है चुंबी वैली के अंदर। ये लीजिए, तो चाइना ने क्या किया था? इस डोकलाम एरिया पर कब्जा कर लिया था, यानी पड़ता तो ये भूटान के अंदर, भारत का कोई रोल नहीं है इसके अंदर ये एरिया तो है भूटान का। अब आप जानते हैं फ्रेंडशिप ट्रीटी में क्या बोला था? फ्रेंडशिप ट्रीटी में ये बात हो रखी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी में क्या बात हो रखी है? फ्रेंडशिप ट्रीटी में ये बात हो रखी है दोस्तों कि जो ये एरिया है भूटान का, भूटान पर कोई देश आक्रमण करेगा तो भारत उसकी सुरक्षा के लिए जाएगा। तो उन्होंने भूटान के एरिया पर कब्जा कर लिया। अब सोचो अगर उन्होंने यहां पर कब्जा किया तो कल को भारत के यहां पर कब्जा कर लेंगे, कब्जा कर सकते हैं दोस्तों। तो भारत ने फिर भूटान की सहायता की और जो चुंबी वैली के अंदर डोकलाम एरिया पर जिन चाइना वालों ने कब्जा किया था, इनको वापस यहां से भगाया,
यानी कि यहां पर भारत और चाइना के बीच में डोकलाम एरिया को लेकर विवाद हुआ था, और ये डोकलाम कहां पर पड़ता है? चुंबी घाटी, ये है विवाद। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करें किसके बारे में? अब हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री का डिस्प्यूट है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये एरिया पड़ गया सारा का सारा बीच में नेपाल का। बस गौर से देखते जाइएगा, यहां पर मैं एक एक पॉइंट आपके क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब इसको हम यहां पर नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमें वो सारे राज्य चाहिए जो चाइना के साथ बाउंड्री बना रहे हैं, या केंद्र शासित प्रदेश वो सारे चाहिए जो चाइना के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसको हटा देते हैं हम, और पीछे जो मानचित्र बचा है ये सिर्फ चाइना के साथ बचा है हमारा। अब इसको देखना है हमें, ये लीजिए। आइए बात करते हैं भारत और चीन के बारे में। भारत और चीन से क्या क्वेश्चन बनेंगे? अब भारत और चीन के बीच में आपको जब मैं विवाद बताऊंगा दोस्तों, तो आप भी कहेंगे वास्तव में सर ऐसी ऐसी बाउंड्री आज तक हमने भी नहीं पढ़ी है। भारत और चीन के बीच की हम बात करेंगे। यहाँ पर किसके तौर पर हम बात करेंगे? भारत और चीन के बीच में। भारत का मानचित्र आप ऊपर से ऐसे ही देखते हैं ना दोस्तों, ये देखते हैं कि नहीं देखते? आप भी जानते हैं, बिल्कुल आप ऐसा ही मानचित्र देखते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों लद्दाख कहां से कहां तक है, मैं लद्दाख भी आपको बता सकता हूं कहां से कहां तक है। तो आप देखेंगे दोस्तों, लद्दाख है वो यहां से लेकर यहां तक इस प्रकार से है, ये सारा लद्दाख है। इधर जम्मू कश्मीर है दोस्तों। कह रहे हैं सर फिर अभी चुंबी घाटी पर किसका अधिकार है? चुंबी घाटी दोस्तों 3 देशों की बाउंड्री पर है, ट्राई जंक्शन है। यानी चुंबी घाटी का कुछ एरिया चाइना की ओर है, कुछ भूटान की ओर है, कुछ भारत की ओर है। तीनों देशों का नियंत्रण बना हुआ है, और ज्यादातर जो नियंत्रण है भारत और भूटान का है। चुंबी घाटी पर वर्तमान में जो अधिकार है ज्यादातर हिस्से पर वो भारत और भूटान का ही अधिकार है, ठीक है। अब सुनिएगा चाइना के बारे में। सबसे पहले हम चाइना के बारे में क्या देखने वाले हैं? चाइना के बारे में सबसे पहले हम देखने वाले हैं दिशा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों लंबाई का। दूसरा क्वेश्चन बनेगा लंबाई का। एक तो हमें देखनी है दिशा, दूसरी देखनी है लंबाई, यानी बाउंड्री की लंबाई कितनी है। 3 नंबर पॉइंट हम देखेंगे सीमा का निर्धारण। सबसे पहले हमें ये 3 पॉइंट देखने हैं, उसके बाद हम राज्य वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन तो आप सभी जानते हैं। डायरेक्शन कौन सी है? हम कहेंगे चाइना हमारे उत्तर में पड़ता है। चाइना के साथ हमारी लंबाई कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 3488 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है? 3488 किलोमीटर लंबाई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब कह रहा है बाउंड्री का निर्धारण, यानी कि डिसाइड कब की गई। तो बड़ा सरल सा आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सरल से तरीके से। चाइना और भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है, पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम उसे 3 भागों में बांटते हैं। पहले मैं आपको कुछ एरिया दिखाना चाहूंगा दोस्तों, थोड़ा सा अलग रूप से वो क्षेत्र दिखना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मैं एरिया वो नहीं दिखाऊंगा तो आपको उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलेगा आपको कभी। उस एरिया का आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कुछ एक एरिया दिखाना चाहता हूं आपको। हो सकता है थोड़ा सा आपको विवाद, सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर का ही सॉरी लद्दाख का एरिया ही दिखाना चाहता हूँ खास तौर पर। ये एरिया दोस्तों, इसके बारे में हमारे पास जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कारण ये भारत का क्षेत्र हुए भी भारत के पास नहीं है, और भारत के हर नागरिक को पता होना चाहिए। हमारे तो पेपर में आता है, इसलिए हमें तो पता होना ही होना चाहिए। और का भले पता हो ना हो, हमारे जैसे विद्यार्थियों को तो पता ही होना चाहिए भी, क्योंकि भारत की ताकत किस में है? भारत के युवाओं में है, और युवा को इन चीजों का पता होना जरूरी है कि हमारा ये क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सिर्फ लद्दाख को लिया है। लद्दाख के साथ साथ हम बात करें दोस्तों, तो ये एरिया किसका है? आप देख पा रहे हैं, ये एरिया है हिमाचल प्रदेश का। अब चाइना क्या कहता है और भारत क्या कहता है, दोनों के बारे में आपको यहां पर मैं बताऊंगा। ये आ गया उत्तराखंड। अब आप कहोगे सभी में एक जैसा कलर क्यों भरे? यहां पर डिस्प्यूट है, इसलिए बताऊंगा दोस्तों। ये चाइना बार बार पंगे क्यों लेता है हमसे, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा।
चाइना इस क्षेत्र पर कब्जा क्यों करना चाहता है? तो आप जो ये एरिया देख रहे हैं ये है उत्तराखंड का, ये आ गया दोस्तों, ध्यान रखिए किसका, तो ये एरिया आ गया इसका, बस ठीक है। और एक छोटा सा एरिया और दिखाना चाहूंगा आप सभी को, ये एरिया तो आप सभी जानते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस एरिया को खाली पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 कलर हो गए ना, एक व्हाइट हो गया, एक पिंक हो गया, एक येलो हो गया। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। चलो यहां तो इसमें अलग कर ही देते हैं, क्योंकि अलग से दिखाई देगा तो थोड़ा बेस्ट रहेगा। अब इस बाउंड्री को समझने का हम प्रयास करेंगे। डिस्प्यूट है, इसलिए डिस्प्यूट के कारण दिखा रहा हूं, नहीं तो दोस्तों मैं सीधा निकल जाता यहां से। चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट है हर बाउंड्री पर, इसलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन अच्छा हो जाएगा तो आपको कहानी समझ आ जाएगी सारी। ठीक है, ये 3 मैंने बना दिए हैं। अब देखते हैं, अब दोस्तों भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन करूं आपसे, तो आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, भारत और चाइना के बीच की बाउंड्री का नाम बताओ, तो आपके मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा कि सर हमने पढ़ा है कि भारत और चाइना के बीच की बाउंड्री। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, हाँ 5 राज्य, 5 राज्य नहीं 4 ही राज्य हुए ना, 5 राज्य कैसे हुए हैं? 5 राज्य नहीं हुए पहले दोस्त, गौर से देखो, गौर से देखो, ये कौन सा है? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश है। ये कौन सा है? ये उत्तराखंड है। ये कौन सा आप देख रहे हैं? सिक्किम है। कौन सा? ये सिक्किम है। गौर से देखिएगा, ये कौन सा है? ये है सिक्किम। और ये कौन सा है? तो आप कहोगे ये है अरुणाचल प्रदेश। और ये कौन सा है? तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ये है लद्दाख। कौन सा है? ये है लद्दाख, ये लीजिए। अब आप कहोगे सर ये बाउंड्री शुरू कहां से होती है? ये जो बाउंड्री है दोस्तों यहां से प्रारंभ हो जाती है और यहां तक दोस्तों चाइना है, ऊपर ऊपर ये पूरा का पूरा चीन ही चीन है। ये लीजिए चीन। अब बाउंड्री आपने नाम सुना होगा मैकमोहन, कह रहे हैं गुरुजी मेरा डाउट क्लियर कीजिएगा, पीओके है वो चाइना का भी हिस्सा है क्या? पीओके कैसे होगा? पीओके नहीं होगा प्यारे दोस्तों। पीओके तो पीओके में नाम आ रहा है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, 4 राज्य हुए ना, देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। 4 ही राज्य हुए। अब सुनिए बाउंड्री कैसे बनी है। मैंने 3 क्यों लिखे हैं यहां पर, ध्यान रखिए। भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसे टोटल 3 भागों में बांटा जाता है। ये वाली जो बाउंड्री है भारत और चीन के बीच की, इसे बोला जाता है पश्चिमी सीमा, यानी कि वेस्टर्न बाउंड्री। भारत और चीन के बीच की वेस्टर्न बाउंड्री है दोस्तों ये वाली पश्चिमी सीमा। भारत और चीन के बीच में जो ये वाली हिस्सा है, सिक्किम जो चाइना के साथ बाउंड्री बनाता है, इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे बोला जाता है मध्यवर्ती सीमा, मिडल बाउंड्री, मध्यवर्ती सीमा। और ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ जो बाउंड्री बनाता है, यह भारत और चीन के बीच की सीमा कहलाती है, इसका नाम है पूर्वी सीमा। आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि भारत और चाइना के बीच में जो हमेशा से आप पढ़ते आए हो कि भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन बाउंड्री है। मैकमोहन ठीक कहा, गलत नहीं है, सही है, लेकिन आपने पूरी भारत और चाइना के बीच की जो बाउंड्री बोलते हो मैकमोहन, ये गलत बोलते हैं। क्यों गलत बोलते हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। कह रहे सर वो 5 गलत है क्या? आपने शायद, हो सकता है आपके पास बुक पुरानी हो सकता है आपके पास बुक पुरानी हो दोस्तों। क्योंकि भारत के सिर्फ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख। 5 बाउंड्री बना रहे हैं लेकिन 4 राज्य हैं, उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख वाला। अब सुनिएगा, भारत और चाइना के बीच की बाउंड्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया, पश्चिमी सीमा यानी वेस्टर्न बाउंड्री, मिडल बाउंड्री और ईस्टर्न बाउंड्री। पश्चिमी सीमा पर आप देखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख चाइना को छूते हैं। मिडल बाउंड्री पर सिक्किम चाइना के साथ बाउंड्री बना रहा है और ईस्टर्न बाउंड्री पर अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ बाउंड्री बना रहा है। ये आपने देख लिया है। अब इसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए? तो आप सभी को अच्छे रूप से एक बात का पता होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाउंड्री के ऊपर, इस बाउंड्री पर। तो आइए मैं एक वर्ष लिख रहा हूं आपके सामने और उसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले मैं एक वर्ष लिख रहा हूं 1865। पहले मैं इस बाउंड्री पर बात कर रहा हूं, वेस्टर्न बाउंड्री पर। मैंने एक वर्ष लिखा है 1865। इसके बारे में समझते हैं दोस्तों, ये क्या है 1865, मैंने क्यों लिखा है। वर्तमान में इस क्षेत्र पर चाइना कब्जा करके बैठा, लेकिन फिर भी भारत के मानचित्र में आपको यही मानचित्र मिलेगा हमेशा ऊपर। क्यों मिलेगा? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि दोस्तों यहां पर पहले जम्मू कश्मीर रियासत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? जम्मू कश्मीर रियासत होती थी। पूरा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये पूरा क्षेत्र जम्मू कश्मीर रियासत का होता था। जम्मू कश्मीर रियासत का झगड़ा होता है 1865 में।
कब दोस्तों? 1865 में झगड़ा हो जाता है चाइना की रियासत से, चाइना की किसी एम्पायर से झगड़ा हो जाता है। जब चाइना की रियासत के साथ झगड़ा हुआ और इधर जम्मू कश्मीर थी हमारे भारत की तरफ से, उधर थी चाइना वालों की रियासत, दोनों के बीच में जब झगड़ा होता है दोस्तों, तो जो हमारे उस समय भारत के अंदर राज कौन कर रहे थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस समय दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार ने यह बात बोली कि जम्मू कश्मीर रियासत है वो चाइना वाली रियासत के साथ झगड़ा नहीं करेगी। तो जम्मू कश्मीर वाले ने कहा क्यों नहीं झगड़ा करेंगे भाई, हमारे क्षेत्र पर कब्जा करें, हम तो झगड़ा करेंगे, भले युद्ध करना पड़ जाए। बोला युद्ध मत कीजिए, चाइना के ऊपर रूस लगता है। चाइना के ऊपर कौन सा देश है? रूस। बोला अगर आपने मान लीजिए जम्मू कश्मीर ने चाइना के साथ झगड़ा कर लिया और चाइना ने रूस से सहायता मांग ली, तो रूस सीधा उसकी सहायता करने के लिए आएगा। और रूस और ब्रिटेन के आपस में कभी नहीं बनती है, ज्यादा नहीं बनती कभी, और रूस भारत में आ जाएगा, इससे आपको भी खतरा होगा और हमें भी खतरा होगा। तो ब्रिटिश तो अपना फायदा सोचते थे, आप भी जानते हैं। तो उन्होंने बात बोल दी। तो जम्मू कश्मीर का राजा बोला अच्छा ये बात है, रूस आ जाएगा? बोला हाँ रूस आ जाएगा। तो बोला फिर कैसे करें? कि आप चिंता न करें, ब्रिटिश अधिकारियों का आप चिंता न करें, हम एक अंग्रेज को भेज रहे हैं, यानी एक ऑफिसर को भेज रहे हैं, वो आपकी रियासत में आएगा और चाइना वालों से बैठकर बात कर लेगा, और चाइना वालों से बैठ कर करके जो आपकी बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट है चाइना के बीच में और जम्मू कश्मीर रियासत के बीच में, इसको दूर कर देगा। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया ये बात। तो दोस्तों अंग्रेज जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार की थी, उसने एक व्यक्ति को भेज दिया, एक व्यक्ति को भेज दिया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? जॉनसन नाम का एक अंग्रेज ऑफिसर आया और उसने जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर बैठकर एक प्रपोजल बनाया शानदार, और प्रपोजल बनाकर उसमें बाउंड्री वगैरह बता दी भी, यहां पर ये जम्मू कश्मीर की बाउंड्री होगी, इससे ऊपर ऊपर चाइना वालों की बाउंड्री होगी। एक वो कोई जाकर मिला नहीं है चाइना वालों से, जम्मू कश्मीर के अंदर ही बैठकर बना दिया, और वो प्रपोजल कहां पर भिजा दिया? चाइना के पास। चाइना रियासत के पास पहुंचा, चाइना रियासत कुछ नहीं बोली। चाइना रियासत 20, 25, 30 साल तक कुछ नहीं बोली। अब आप कहोगे सर प्रपोजल बनाया किसने? मैंने कहा है जॉनसन ने बनाया है। तो इसका मतलब दोस्तों इसने बाउंड्री इसने बनाई जम्मू कश्मीर और चाइना के बीच में। तो फिर भाई सबसे पहले यही आया, तो बाउंड्री भी इसी ने बनाई है। बाउंड्री प्रपोजल बनाकर किसने भेजा? जॉनसन ने। इसीलिए दोस्तों इसके द्वारा जो बाउंड्री बनाई गई थी वो जॉनसन बाउंड्री कहलाई थी। वो कौन सी बाउंड्री कहलाई थी? जॉनसन बाउंड्री ही कहलाई थी। अब आपके मन में आएगा सर ये जॉनसन बाउंड्री है कौन सी? दोस्तों तो चाइना के बीच में यहां से लेकर यहां तक की जो बाउंड्री है, चाइना के बीच में यहां से लेकर यहां तक की जो बाउंड्री है, ये वाली पूरी की पूरी ये जॉनसन ही तो बाउंड्री है। ये कौन सी बाउंड्री है दोस्तों? ये वाली जो आप बाउंड्री देख रहे हो ये जॉनसन बाउंड्री ही है, ये जॉनसन सीमा ही है दोस्तों। इसे जॉनसन सीमा कहा जाता है। और ये कब बनी थी आप जानते हैं? 1865 में बनी थी। यानी चाइना वाले 25-30 साल तक कुछ नहीं बोले, और 1895 के अंदर एक बार दोबारा विवाद हो जाता है दोनों के बीच में बाउंड्री को लेकर। बोला हम उसको जॉनसन बाउंड्री को हम नहीं मानेंगे, और दोनों आपस में क्या करते हैं? जम्मू कश्मीर रियासत और चाइना की रियासत के बीच में दोबारा झगड़ा हो जाता है 30 साल के बाद। अब जब दोबारा झगड़ा हुआ तो दोबारा वो ब्रिटिश आए और बोला चाइना के साथ झगड़ा नहीं करना, ऊपर रूस बैठा है। तो जम्मू कश्मीर का बोला तो फिर आप दोबारा इनको बोलिए। जम्मू कश्मीर को विश्वास हो गया भी हाँ ये आएंगे और बीच में बढ़िया करवा देंगे काम। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने चाइना वालों को भेजा भी आपको ये बाउंड्री माननी पड़ेगी। चाइना वाले बोले नहीं मानेंगे। अब नहीं मानेंगे तो दोस्तों फिर जो अंग्रेज ऑफिसर आए उन्होंने जम्मू कश्मीर के राजा को बोला कि क्यों ऐसे करता है, थोड़ा सा एरिया दे देना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से दो व्यक्तियों को दो अंग्रेज ऑफिसरों को भेजा गया। एक का नाम तो था दोस्तों मैककार्टनी, एक का नाम तो क्या था? मैककार्टनी, और एक का नाम था दोस्तों ध्यान रखिए मैकडोनाल्ड। इन दो व्यक्तियों को भेज दिया, इन दो व्यक्तियों को भेज दिया और कहा कि जाओ जम्मू कश्मीर रियासत के बीच में और इनके बीच में बाउंड्री का डिसाइड करवाओ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बात हो गई। अब जैसे ही ये दो व्यक्ति आए और चाइना वालों के साथ बात की, बोला भी आपको 1865 में बाउंड्री नहीं बनाई थी क्या? तो बोले हाँ बनाई थी, उसको मानो फिर आप। चाइना वाले बोले नहीं माने हमने, हम तो नहीं मानेंगे। तो दोस्तों कह रहे हैं मेक मोहन के, अभी मैं मेक मोहन के बारे में बताऊंगा अलका जी। मोहन नहीं है, मोहन तो भारत हिंदी नाम हो गया ना, मोहन मेक मोहन नहीं होता, मेक मेहन होता है वो। ठीक है भाई, मेक मोहन तो होता ही नहीं, मोहन तो हमारे कृष्ण भगवान का नाम है। मोहन अंग्रेज मोहन क्यों लगाएंगे? मेक मेहन है वो। मैं उसके ऊपर डिसाइड बात करूंगा, चर्चा ना करें। तो देखिए मैककार्टनी मैकडोनाल्ड दो अधिकारियों में बचा। अब चाइना वाले माने नहीं, तो इन दोनों अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के राजा को समझाया भी थोड़ा सा एरिया दे देते हैं, कुछ नहीं है। तो जम्मू कश्मीर का राजा बोला भी देना तो नहीं चाहता, बोला दे दीजिए ना, क्यों झगड़ा करते, ऊपर रूस बैठा, रूस आ जाएगा। तो इन दोनों अधिकारियों के कहने पर थोड़ा सा एरिया किसको देना पड़ा? तो आप सभी को ध्यान रखना है, थोड़ा सा एरिया यहां पर इस प्रकार से, इतना सा एरिया किसको दे दिया? इतना सा एरिया दे दिया दोस्तों चाइना वालों को। ये एरिया क्या हो गया? ये अब चाइना वालों को दे दिया तो इसका नाम क्या पड़ गया? आपको ध्यान रखना है, अब ये क्षेत्र कहलाएगा अक्साई चीन। यानी ऐसा एरिया जिसके ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया वो क्या कहलाएगा? अक्साई चीन कहलाएगा। ये लीजिए, अब किन दो व्यक्तियों के कहने पर यह दिया है? इन दोनों व्यक्तियों के कहने पर दिया है। तो जम्मू कश्मीर का राजा बोला ठीक है मैं एरिया तो दे दूंगा,
ये एरिया तो दे दूंगा मैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है फिर इनको बोलो कोई ना कोई बीच में बाउंड्री तो बनाओ जो इस अक्साई चीन को अलग करती हो मुझसे। तो बोले ऐसे करते हैं, हम दोनों ने बाउंड्री जब डिसाइड की है तो हमारे नाम पर ही बाउंड्री का नाम होगा। अब इस बाउंड्री का नाम क्या रख दिया, जो ये वाली बाउंड्री बनाई थी इसका नाम रख दिया मैक कार्टनी एवं मैकडोनाल्ड बाउंड्री। मैक कार्टनी एवं मैकडोनाल्ड बाउंड्री, ये बाउंड्री का नाम रख दिया मैकडोनाल्ड सीमा। ठीक है, अब क्या होता है, चाइना वाले 1895 के बाद शांत हो गए। कह रहे मेक मोहन पढ़ा था, बिल्कुल आपने मोहन ही पढ़ा होगा। ठीक है, आपने मेक मोहन पढ़ा है, मेक मेहन आपने मेक मेहन पढ़ा, वो मैं आपको कारण बता दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो बाउंड्री बन गई। अब दोस्तों एक चीज सोचिए, अब क्या हुआ कि लगातार शांत बैठा रहा, चाइना शांत बैठा रहा। जैसे ही भारत आजाद होता है तो आजादी के समय दोस्तों, चाइना आजादी के बाद लगभग 15 साल बाद में चाइना ने क्या किया, जो ये अक्साई चीन है इसको आगे बढ़ा दिया, कब्जा और कर लिया। यानी चाइना वालों ने क्या कर दिया दोस्तों, इस क्षेत्र पर कब्जा और कर लिया, यानी यहां तक कब्जा कर लिया। अब चाइना वालों ने यहां तक कब्जा कर रखा है, चाइना वालों ने यहां तक कब्जा कर लिया। और यहां तक कब्जा कब किया था, तो आप जानते हैं 1962 में किया है। कब किया है, 1962 में यहां पर कब्जा कर लिया। और वर्तमान में ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। और आप सभी को ध्यान रखना, 1962 में कब्जा करके और बोला कि ये वाली जो लाइन होगी वो LAC होगी। LAC का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में अक्साई चीन और भारत को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, तो वो हम कह देंगे कि वो लाइन है LAC। LOC आ जाए तब तो है भारत पाकिस्तान, लेकिन LAC आ जाए तो वो मैंने आपको बता दिया। तो ये मैंने आपको बता दिया, यहां पर लद्दाख के अंदर विवाद। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर फिर मैकमोहन कहां पर गई। तो हमने यहां पर एक चीज देख ली है, 1962 तक आ गए दोस्तों। तो फिर यहां पर क्या है, मध्यवर्ती सीमा पर कभी विवाद नहीं रहता दोस्तों। ये दो बाउंड्रियां देख ली, तीसरा देखते हैं 1914 में। अब चाइना 1965-95 तक तो यहां पर झगड़ा करता रहा। 1914 में अरुणाचल प्रदेश के अंदर कब्जा करने के लिए झगड़ा कर लिया। 1914 में अरुणाचल प्रदेश की रियासत और चाइना के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब चाइना वाले कहते हैं हमारा क्षेत्र है तो हम लेकर रहेंगे। तब दोस्तों 1914 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी, जिसका नाम था दोस्तों हेनरी मैकमेहन। यह नाम था, मैकमोहन नहीं था, हेनरी मैकमेहन नाम था। हालांकि किताबों में मैकमोहन ही लिखा आता है। तो दोस्तों हेनरी मैकमोहन को नियुक्त किया। भी ऐसे कीजिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो रियासत है और चाइना के बीच की रियासत है, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, इन दोनों के बीच में बाउंड्री बनाकर आओ। तो हेनरी मैकमोहन आया, ये हेनरी मैकमेहन आया और इसने क्या किया, चाइना वालों को, चाइना की जो रियासत था उस राजा को बोला कि आप ऐसे कीजिए, भारत में आ जाइए। वो बोला कहाँ आऊं, कहां पर बैठ के बात करनी है। तो हेनरी मैकमोहन बोला ऐसे करते हैं, शिमला के अंदर आ जाइए आप, शिमला में बैठकर हम समझौता कर लेंगे। तो शिमला के अंदर जब बैठकर चाइना की रियासत और अरुणाचल प्रदेश की रियासत के बीच में दोस्तों जब समझौता होता है, कहां पर बैठकर हुआ, शिमला के अंदर। तो इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, शिमला समझौता। अब शिमला समझौता कब हुआ, 1914 में। किसने इसकी दोस्तों मॉनिटरिंग किसने की है, हेनरी मैकमोहन ने की है। अब बताओ झगड़ा किस चीज को लेकर हुआ था, अरुणाचल प्रदेश के एरिया को लेकर। तो हेनरी मैकमोहन, जो आप बोलते हो ना मैकमोहन बाउंड्री, दोस्तों वो मैकमोहन बाउंड्री केवल अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की बाउंड्री है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इस समझौते के अंदर कौन सी बाउंड्री सामने आई, इसी समझौते के अंदर मैकमोहन बाउंड्री बनाई गई। ध्यान रखिए कौन सी बाउंड्री बनाई गई, मैकमोहन बाउंड्री बनाई गई। ये जो मैकमोहन आप सीमा पढ़ते हैं ना दोस्तों, ये मैकमोहन सीमा सिर्फ किसके बीच में है, तो आप कहिएगा मैकमोहन सीमा अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच की सीमा है। अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच की ही जो सीमा है उसे ही दोस्तों मैकमोहन कहा जाता है। यानी केवल ये वाली जो बाउंड्री है, बस ये वाली मैकमोहन कहलाती है। पूरी बाउंड्री यहां से लेकर ये पूरी बाउंड्री मैकमोहन नहीं कहलाती, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने इसके ऊपर भी चर्चा कर ली है, देख लिया दोस्तों आपने एक एक करके। मैंने यहां पर एक एक पॉइंट आपको बता दिया है। अब मैंने राज्य की बात आई, भारत के कितने राज्य हैं, तो बस एक छोटा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर लिखने का स्पेस नहीं है, यहां पर लिखने का स्पेस नहीं बचा है। तो आप थोड़ा सा एक काम कर लीजिएगा, अपने आप ही यहां पर नीचे राज्य शब्द लिख लीजिएगा। राज्य,
राज्य लिखकर 4 राज्यों का नाम लिख दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक नीचे शब्द लिख दीजिएगा केंद्र शासित प्रदेश और उसमें लद्दाख का नाम लिख दीजिएगा। यानी भारत के ये वाले जो एरिया है ये कहां पर पड़ते हैं, तो हम कह देंगे ये पड़ते हैं चाइना की बाउंड्री के साथ लगते हुए, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हमने अच्छे रूप से बात कर ली। तो ये सारी बाउंड्रियां बन गई है। अब आपके मन में आएगा कि सर जब सारी बाउंड्रियां बन चुकी है कि सर इनमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो ये मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हालांकि एग्जामिनर भी सीधा सीधा क्वेश्चन देता है कि भारत और चीन के बीच की बाउंड्री का नाम बताओ। ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा दे देता है, आप मेक मेहनत करके आ जाना, आपका आंसर सही माना जाएगा। जॉनसन बाउंड्री दोस्तों इतनी ज्यादा डिटेल में वो पूछता नहीं है, ठीक है। हालांकि कोई बड़ी बात भी नहीं है, जॉनसन बाउंड्री पूछ भी सकता है, 1-2 बार ही पूछी गई है, ज्यादा बार पूछी भी नहीं गई है, और वो भी बहुत हाई लेवल के एग्जाम में पूछी गई थी। राजस्थान में नहीं आई है, यूपीएससी वगैरह, यूपीपीसीएस वगैरह में आई हुई है ये। तो आपको ध्यान रखना, आप मेक मन करके आना, सही माना जाएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य हैं जो इसके साथ टच करते हैं? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 5, 2 हो गए। फिर आपसे पूछेगा बताओ LAC क्या है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो भारत और अक्साई चीन को अलग करती है, ठीक है। आपको कई बार परीक्षा में चौथा क्वेश्चन ये देते हैं कि बताओ LAC जो भारत और अक्साई चीन को अलग करती है, इस ये जो लाइन है बताओ किस झील से होकर गुजरती है? अभी वर्तमान में देख लीजिए चाइना और भारत के बीच में डिस्प्यूट बना रहता है आज भी लद्दाख में। तो वर्तमान में डिस्प्यूट क्यों बना रहता है, तो आपको ध्यान रखना यहां पर एक झील पड़ती है दोस्तों, ये एक झील है। इस झील का नाम क्या, ये मैं बताता हूं। इस झील का नाम है पेंगोंग झील। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है पेंगोंग झील। इसी झील से होकर दोस्तों आप देखेंगे, इस झील से होकर कौन सी लाइन गुजरती है? LAC गुजरती है, LAC गुजरती है। अब चाइना वाले कह रहे हैं कि इस झील से होकर LAC गुजरती है। इस झील की लंबाई है 135 किलोमीटर। इस झील की जो लेंथ है टोटल 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 90 किलोमीटर हिस्सा तो चाइना के अंदर कब्जे में है, 45 किलोमीटर भारत की ओर है। चाइना वाले कहते हैं कि ज्यादातर हिस्सा हमारे अंडर में है, तो ये झील हमारी हुई। भारत वाला कहता है नहीं, 90 किलोमीटर आपका कब्जा है तो 90 किलोमीटर तक रहो, आगे मत आओ। ये विवाद रहता है वर्तमान के अंदर, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। LAC कौन सी झील से गुजरती है? पेंगोंग झील। ये हमने चाइना के साथ बात कर ली। अब हमारा एक अंतिम देश बचता है, उसका मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों मानचित्र उसके अंदर चलेगा भी नहीं, ठीक है। मानचित्र की बात नहीं करेंगे, केवल सीधा मैं 2-3 बातें लिख दूंगा, वो आपको ध्यान रखनी होगी। आइए मैं सीधी बात लिख देता हूं, 2-3 बातें वो सीधी सीधी बता देता हूं। भारत और अफगानिस्तान के बारे में बतानी है मुझे। भारत और अफगानिस्तान के बारे में, इनके बारे में ज्यादा बातें नहीं है, नॉर्मल सी 2-3 पॉइंट आएंगे, बस इतने से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं। एक तो आप जानते हैं दिशा का क्वेश्चन बनना ही बनना है, दिशा का क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है। लंबाई आपसे किलोमीटर में नहीं पूछते, आपसे ये पूछ लेंगे सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ है, वगैरह वगैरह। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरी अगर हम बात करें तो भारत की दिशा मैंने बता दी, लंबाई आपको बता दी। सीमा का नाम क्या है? सीमा का नाम बताओ। और भारत का ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो इसके साथ बाउंड्री बनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ। बस इतने से पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा, और कोई पॉइंट भारत और अफगानिस्तान का नहीं पूछा जाता परीक्षा के अंदर। आइए मैं आपको बता देता हूं दिशा कौन सी है, तो हम कह देंगे उत्तर पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है? उत्तर पश्चिम दिशा है। ये लीजिए दोस्तों पहला पॉइंट। लंबाई आप जानते सिर्फ ही 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106। सीमा कितनी हो गई दोस्तों? सीमा का नाम क्या है? इस सीमा का नाम है डूरंड लाइन। क्या नाम है? डूरंड सीमा। डूरंड सीमा या डूरंड लाइन। केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ एक है जो लद्दाख है, जो इसके साथ बाउंड्री बनाता है। ये लीजिए, इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ये तो हमने बात कर ली है। मैंने आप सभी को कहा था एक चीज नोट कीजिएगा, हमने यहां से पढ़ना शुरू किया था। मैंने कहा स्थलीय सीमा पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। देख सकते हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के बारे में मैंने आपको बताया था 7 पड़ोसी देश हैं, और 7 पड़ोसी देशों के साथ हमारी 15,200 किलोमीटर लंबाई है। मैंने लंबाई यहां पर लिखी, दिशा भी लिखी थी एक एक देश के बारे में। तो एक चीज देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारी कितनी थी? 4,096। यानी हमारी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री की लेंथ है वो बांग्लादेश के साथ है, और सबसे कम लेंथ किसके साथ है बाउंड्री की? अफगानिस्तान के साथ है। 2 क्वेश्चन हमारे यहां पर हो गए। ये आपको ध्यान रखना होगा, 2 क्वेश्चन तो आपको।
हमने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ सभी पर वार्तालाप कर लिए, देख सकते हैं आप, एक एक करके मैंने सभी के ऊपर आपको बता दिया है। तो ये तो हमने कर लिया भारत और चीन, लास्ट में भारत और अफगानिस्तान। अब हमें कुछ एक कॉमन पॉइंट्स देखने हैं। कॉमन पॉइंट्स का मतलब क्या है दोस्तों? कॉमन पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप सभी को मैं बता देता हूं कैसे। तो आपसे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अभी देखिएगा, मैं आपको बड़े सरल से तरीके से आपके सामने यहां पर बताने वाला हूं। भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, भारत का मानचित्र है ये वाला। सिर्फ मैं बाउंड्री को ले रहा हूं जो कि हमारी अन्य पड़ोसी देशों के साथ है, उसी बाउंड्री का मानचित्र ले रहा हूं। इस प्रकार से हमारी बाउंड्री है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपसे बता देता हूं। इसको हटा देते हैं, भारतीय मानचित्र वाले को, ऊपर का मानचित्र हमने रखा है, इसे हम जूम कर देते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे वन लाइनर है। अब नोट करके पॉइंट लिखने हैं दोस्तों, आपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें नोट करके पॉइंट लिखने हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य व यूटी, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। यूटी का मतलब क्या है? यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कितने राज्य व यूनियन टेरिटरी स्थलीय सीमा पर है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये स्थलीय सीमा पर है, ये पहला क्वेश्चन है, स्थलीय सीमा पर है, ये लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में तीन तीन देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य के साथ सीमा बनाने वाले राज्य व यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ये दो क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। कह रही है 12th बेस वाले के लिए नहीं है अलका जी, ये ग्रेजुएशन लेवल वालों की क्लास है। ये जो सीईटी के दो हमारे होने हैं, एक तो 12th बेस और ग्रेजुएशन लेवल, ये है ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए। 12th बेस के लिए अलग है, ये 12th बेस का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। अब दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे, आइए मैं पहले इसका जवाब देता हूं। पहले क्वेश्चन का, भारत के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा 16 राज्य हैं जो यहां पर बाउंड्री के ऊपर पड़ते हैं। कितने राज्य हैं तो आपको ध्यान रखना है, भारत के कितने राज्य? 16 राज्य। आपसे पूछ ले कि बताओ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो हम कह देंगे 2। हालांकि 16 के नाम याद भले ही मत रखिएगा, बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो स्थलीय सीमा पर पड़ते हैं। ठीक है, तीन तीन देशों के साथ बाउंड्री बनाने वाले, तो चारों का नाम लिख देता हूं। जैसे आप जानते हैं एक तो लद्दाख है। अब आप कहोगे सर लद्दाख किसके साथ, 3 के साथ बाउंड्री बनाता है? अभी मैं बताऊंगा। एक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम 2 नंबर पर देख लेते हैं किसके साथ है। दूसरा हम ले लेते हैं दोस्तों सिक्किम। सिक्किम भी 3 के साथ बाउंड्री बनाता है, सिक्किम के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भी 3 के साथ ही बाउंड्री बनाता है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश भी, ये लीजिए। और चौथा आ जाएगा पश्चिमी बंगाल। भारत के अंदर दोस्तों ये ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बना रहे हैं। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। आइए बात करते हैं। सबसे पहला है लद्दाख। लद्दाख आप देख रहे हैं पाकिस्तान को टच करता है, आप देखते हैं अफगानिस्तान को भी टच करता है, और ऊपर से चीन को भी टच करता है। अगर आप देखें गौर से तो आप देखेंगे कि जो सिक्किम है दोस्तों, कौन सा है? सिक्किम की बात करें तो ये चीन को भी टच करता है, नेपाल को टच करता है, भूटान को भी टच करता है। आप देखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, तो हम लिखेंगे म्यांमार को टच करता है ये अरुणाचल प्रदेश, भूटान को भी टच करता है,
और चीन को भी टच करता है, यानी 3 देशों के साथ बाउंड्री बना रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये बांग्लादेश को टच करता है, ये दोस्तों भूटान को टच करता है और नेपाल के साथ भी बाउंड्री बनाता है। तो भारत के ये ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ बाउंड्री बना रहे हैं। इसे भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो हमने यहां पर अच्छे रूप से बात कर ली है, एक एक चीज के ऊपर आपको मैंने बता दिया है। नोट कर लिया होगा, मेरे हिसाब से कहीं पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यहां पर। अब हमने स्थलीय सीमा पूरी कर ली है दोस्तों, स्थलीय सीमा पूरी हो चुकी है। अब हम तटीय सीमा की बात करेंगे। आप हेडिंग लगा सकते हैं तटीय सीमा। आप कौन सी हेडिंग लगा सकते हैं? तटीय सीमा की हेडिंग लगा सकते हैं दोस्तों आप। अब मैं तटीय सीमा ही बनाऊंगा केवल। ये जो आप बाउंड्री देख पा रहे हैं ये है तटीय सीमा। ये कौन सी सीमा है? ये तटीय सीमा है दोस्तों। अब तटीय सीमा के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, इसे कर देते हैं साइड और अब देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अब हम हेडिंग लगाते हैं तटीय सीमा। अभी हम तटीय सीमा पर बात करेंगे। तटीय सीमा के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, आइए देखते हैं तटीय सीमा के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि जो ये केवल ये वाली जो बाउंड्री है, ये वाली, ये मुख्य भूमि की यानी मेन भारत है जो, वो तटीय सीमा है। ठीक है, अगर मैं अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को शामिल कर दूंगा तो वो द्वीपों सहित आइसलैंड समेत हमारी क्या हो जाएगी, तो हम कह देंगे तटीय सीमा हो जाएगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा लंबाई। मुख्य भूमि तटीय सीमा, मुख्य भूमि तटीय सीमा की लंबाई। एक क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है, एक क्वेश्चन तो ये लीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों द्वीपों सहित। कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, द्वीपों सहित यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया है। अब पहले इस बाउंड्री में हमने शामिल नहीं किया था। 2 क्वेश्चन हमारे यहां पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत के बताओ कितने राज्य हैं जो इस तटीय सीमा के ऊपर पड़ते हैं, यानी समुद्र को छूते हैं, कितने राज्य हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों जो इसको टच करते हैं, यानी कि कोस्टल एरिया को टच करते हैं। कोस्टल एरिया की बात करें, कोस्टल बाउंड्री की बात कर रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं सर नो नॉटिकल मील है क्या? कौन सा नॉटिकल मील में आ गया? अभी नॉटिकल मील के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहां पर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। फिर हमें दोस्तों एक क्वेश्चन क्या देखना होगा, एक क्वेश्चन हम यहां पर नीचे देखेंगे। सबसे लंबी जो तटीय बाउंड्री है, सबसे लंबी दोस्तों कोस्टल बाउंड्री किसकी है? सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा राज्य आपको ध्यान रखने होंगे, या पूछ लिया जाता है सबसे लार्जेस्ट जो कोस्टल एरिया बाउंड्री है वो किसकी है। फिर आता है सबसे छोटी तटीय सीमा। ये क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। अब इनके बारे में क्या ध्यान रखना है आइए देख लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो पहले मैं राज्यों के नाम लिख देता हूं जिससे आपके एक एक चीज कवर हो जाए। दोस्तों यहां पर एक राज्य पड़ता है गुजरात, यानी गुजरात समुद्र को छूता है। इसके नीचे दोस्तों जस्ट नीचे एक राज्य आ जाता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी आप देख सकते हैं बिल्कुल छू रहा है। यहां पर दोस्तों पड़ता है नीचे गोवा, गोवा भी छूता है। यहां पर दोस्तों एक राज्य पड़ता है, नाम है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक। इसके जस्ट नीचे आ जाता है दोस्तों केरल। कौन सा आ जाता है? केरल। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल बाउंड्री है, हमारे भारत की वेस्ट साइड वाली कोस्टल बाउंड्री है, वहां पर 5 है। यहां पर दोस्तों एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है दोस्तों? तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर हमारे एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है दोस्तों? जिसका नाम है आंध्र प्रदेश नाम है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर एक राज्य पड़ता है जिसका नाम है उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। और एक राज्य ऊपर भी पड़ता है जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल। ये लीजिए दोस्तों, तो आप काउंट करके देख सकते हैं। मैंने आपके सामने राज्य तो बता दिए हैं,
ये भारत के जो ये वाली बाउंड्री है इसे बोलते हैं मुख्य भूमि की तटीय सीमा। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? भारत में इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर दोस्तों। यानी यहां से प्रारंभ होकर और ऐसे घूमकर आएंगे तो 6100 किलोमीटर बाउंड्री हो जाएगी। फिर वो कह रहे हैं द्वीपों सहित। द्वीपों सहित का मतलब है यहां पर लक्षद्वीप है, यहां पर अंडमान निकोबार है। अगर इन दोनों को शामिल कर लें तो भारत में कोस्टल बाउंड्री कितनी लंबी हो जाती है? तो भारत की बाउंड्री हो जाती है 7516.6 किलोमीटर लंबी। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दो क्वेश्चन हो गए दोस्तों। कितने क्वेश्चन हो गए? दो क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के राज्य बताओ जो कोस्टल बाउंड्री पर पड़ते हैं। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भारत के कितने राज्य हैं दोस्तों? 9 राज्य हैं। कितने राज्य हो गए? 9 राज्य। 9 राज्यों के आपके सामने नाम लिखे हुए हैं। फिर वो ये कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बताओ हमें। तो केंद्र शासित प्रदेश आपको मैं अभी बता देता हूं। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है यहां पर, जिसका नाम है दादर एवं नगर हवेली। आप जानते भी दादर एवं नगर हवेली है दोस्तों, जिसका नाम दादर नगर हवेली। एक दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है यहां पर, जिसका नाम है पुदुचेरी। जिसका नाम क्या है? पुदुचेरी नाम है दोस्तों। ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है यहां पर बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम है दोस्तों अंडमान निकोबार। नाम क्या है? अंडमान निकोबार है। ये लीजिए दोस्तों, यहां पर भी हमने देख लिया। एक केंद्र शासित पड़ता है यहां पर, जिसका नाम है लक्षद्वीप, लगभग केरल के तट से 250 किलोमीटर दूर। तो ये केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आ गई 4। ये लीजिए दोस्तों, कितने हो गए? 4 हो गए। अब वो पूछ रहा है सबसे लंबी तटीय सीमा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे लंबी तटीय सीमा है गुजरात की। किसकी है दोस्तों? गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की, 1 नंबर पर। 2 नंबर पर हम बात करें दोस्तों, 2 नंबर पर सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो है आंध्र प्रदेश की। 3 नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा है वो है दोस्तों तमिलनाडु की। तो 3 मैंने आपको बता दिए हैं। और हम बात करें सबसे छोटी, तो सबसे छोटी बाउंड्री है दोस्तों कोस्टल बाउंड्री है गोवा की। गोवा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे छोटी जो कोस्टल बाउंड्री है वो है पश्चिमी बंगाल की। तीसरे नंबर पर सबसे छोटी जो कोस्टल बाउंड्री है दोस्तों वो है कर्नाटक की। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने यहां पर अच्छे रूप से बात कर ली है। ये हमने यहां पर बात कर ली है। दोस्तों एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, इतने में पानी पी लेता हूं एक बार। ये थी हमारी तटीय सीमा दोस्तों। इसके अलावा तटीय सीमा से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा बताओ, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई बताओ, या आपसे दोस्तों पूछ लेंगे कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आपने अगर एक चीज नोट की हो तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं बड़ा सरल से तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे रूप से बताना चाहूंगा। यहां पर नोट लिखना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो एक पॉइंट मेरे याद आया है वो सबसे अलग बना देगा ये पॉइंट। तो मैं आपको वो पॉइंट लिखकर बताना चाहूंगा। पॉइंट क्या है दोस्तों? तो इसमें हम लिखेंगे, यहां पर नोट लिखेंगे। अभी क्या लिखने वाले हैं? नोट लिखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं नोट। अब नोट में हमें क्या ध्यान रखना है, आइए देखते हैं। तो नोट में हमें यह ध्यान रखना है दोस्तों कि एक तो आप गुजरात राज्य का नाम पढ़ रहे हैं, और एक आप पढ़ रहे हैं दोस्तों पश्चिमी बंगाल का। पढ़ रहे हैं ना? अभी आपने अभी पड़ोसी देशों के साथ बाउंड्री पढ़ी, तब भी गुजरात पढ़ा और पश्चिम बंगाल पढ़ा। अब कोस्टल बाउंड्री पढ़ रहे हैं तो भी ये पढ़ रहे हैं। यानी दोस्तों भारत के 2 राज्य ऐसे हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय व तटीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल स्थलीय व तटीय दोनों सीमाएं
बनाते हैं। ये हमारा तटीय क्षेत्र पूरा हो गया है दोस्तों। ये हमने पूरे अच्छे रूप से तटीय बाउंड्री के बारे में पढ़ लिया है, नोट कर लीजिएगा। फिर हम दोस्तों आगे समुद्री सीमा के बारे में पढ़ेंगे, ओशियन बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ओशियन बाउंड्री के बारे में हमें देखना होगा। नोट कर लिया होगा सभी ने। ओशियन बाउंड्री की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों ओशियन बाउंड्री के ऊपर बात करते हैं। ओशियन बाउंड्री क्या होती है? बड़े सरल से तरीके से हम ओशियन बाउंड्री को भी देख लेंगे। अब हमें ओशियन बाउंड्री देखनी है दोस्तों, और ओशियन बाउंड्री को देखने के लिए क्या करना होगा? हमें इसे भारत के मानचित्र को थोड़ा सा बड़ा करना होगा। यहां पर ले लेते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं, समुद्री सीमा पढ़ेंगे दोस्तों। समुद्री सीमा, ओशियन बाउंड्री। अब समुद्री सीमा से क्या क्वेश्चन बनेगा दोस्तों? आपको कह रहे हैं द्वीपों सहित तटीय सीमा कहां से कहां तक है सर? अरे द्वीपों सहित तटीय सीमा कहां से कहां तक नहीं, इतना ध्यान रखिए, 4 है। वो मैंने आपको बता दिया। अंडमान निकोबार तो पूरा का पूरा ही बंगाल की खाड़ी में तटीय सीमा, ये तो मैं कहां से बताऊं कहां से कहां तक है। लक्षद्वीप पूरा का पूरा दोस्तों चारों ओर से अरब सागर से घिरा है, कहां से कहां तक का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं समुद्री सीमा के बारे में। अब समुद्री सीमा के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक समझौता हुआ था, ट्रीटी हुई थी, जिसका नाम था अनक्लोज ट्रीटी। ये कौन सी है दोस्तों? अनक्लोज समझौता बोलते हैं इसे, अनक्लोज एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसे? अनक्लोज एग्रीमेंट कहा जाता है। ये अनक्लोज एग्रीमेंट कब हुआ था दोस्तों? समय आपको पता होना चाहिए। 1982 के अंदर ये अनक्लोज मतलब समझौता हुआ था, यानी ट्रीटी हुई थी, आप बोल सकते हो एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, ये एग्रीमेंट तो 1982 में हुआ, यानी कब हुआ हम लिख लेते हैं। ये एग्रीमेंट कब हुआ है तो हम कह देंगे एग्रीमेंट तो हुआ था 1982 में, लेकिन दोस्तों यह 1994 में लागू हुआ। लागू कब हुआ था तो हम बोलेंगे ये एग्रीमेंट दोस्तों लागू होता है 1994 के अंदर। अब ये क्या है एग्रीमेंट दोस्तों? इस एग्रीमेंट में ये बात बोली गई थी कि कोई भी मतलब कोई भी कंट्री है जो ओशियन को टच कर रही है, यानी कि समुद्र को छू रही है, उसकी समुद्र में 3 बाउंड्री होगी। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसमें यह बोला गया था कि ऐसा कोई भी देश, ध्यान रखिए इसके तहत क्या बनाई गई थी, ध्यान रखिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, ऐसा कोई भी देश, ऐसा कोई भी देश जो समुद्र को छूता है, समुद्र को छूता है, उसकी समुद्र में 3 सीमाएं होंगी। कितनी होंगी? 3 बाउंड्रियां होंगी, 3 सीमाएं होंगी। ये इस एग्रीमेंट में बोला गया था। अब आपके मन में आएगा ये 3 बाउंड्रियां कौन सी होगी, तो आइए मैं 3 बाउंड्रियों के बारे में बताता हूं आपको। पहले तो हम एक चीज देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने एक लाइन बनाई है। ये लाइन आप जानते हैं क्या है? ये लाइन ऐसे ही नहीं बनाई है, इसका कुछ कारण है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको सभी को यहां पर बता देता हूं। मैं थोड़ा पहले इसको अलग कर देता हूं ताकि ये हमें अलग दिखाई दे। अलग दिखाई देनी हमारे लिए जरूरी है। अगर ये अलग दिखाई नहीं दी तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या चीज बना रहे हैं हम।
ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूं, इस बाउंड्री से आपकी क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट। जो हमारी ओशन बाउंड्री है वो पॉइंट क्लियर होंगे हमारी। ये आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बनाया है मैंने? ये है दोस्तों, ध्यान रखिए, यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, इंटरनल वाटर है ये क्या है तो ध्यान रखिएगा, ये है दोस्तों हमारा आंतरिक जल। ये क्या है दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, ये है इंटरनल वाटर। आंतरिक जल। अब आप कहोगे सर ये आंतरिक जल कौन सा होता है? आंतरिक जल के बारे में देखिए क्या होता है आंतरिक जल। तो दोस्तों जब ये एग्रीमेंट हुआ था अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी इसका पूरा नाम है, तो ये 1982 में हुआ था, 1994 में लागू हो गया। इसमें ये बोला कोई भी देश जो समुद्र को छूता है उसकी समुद्र में 3 बाउंड्रियां होगी। लेकिन सभी देशों के मन में आया कि जो भी कोस्टल बाउंड्री होता है, आपके मन में आएगा ये कोस्टल जो बाउंड्री होती है वो तो टेढ़ी मेढ़ी होती है, देख सकते हैं, तो क्या समुद्र के अंदर प्रत्येक देश की जो बाउंड्री होगी वो भी टेढ़ी मेढ़ी होगी? तो दोस्तों वहां के लोगों ने सोचा ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, जो कोस्टल बाउंड्री होती है वो कटी फटी होती है ये वाली, तो इसको मिलाने वाली एक लाइन होगी जिसे बेस लाइन कहा जाएगा। बेस लाइन का मतलब है आधार रेखा। बेस लाइन का मतलब होगा दोस्तों ये वाली जो लाइन है कटे फटे तट को मिला रही है, इसका नाम क्या होगा? आधार रेखा होगा। क्या नाम होगा? आधार रेखा होगा। ठीक है, यानी बेस लाइन बना दी। अब दोस्तों इसके अंदर क्या बोला गया? 3 बाउंड्रियां, यानी वो 3 बाउंड्रियां शुरू होगी, वो कहां से शुरू होगी? तो इसमें यह बोला गया जो तीनों बाउंड्रियां शुरू होगी वो दोस्तों इस बेस लाइन से प्रारंभ होगी। जैसे मान लीजिए यहां से प्रारंभ हुई है, यहां तक आ गई एक बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री यहां से प्रारंभ हुई, यहां तक आ गई, सीधी बनाइए बिल्कुल बाउंड्रियां। सीधी क्यों बना रहा हूं? क्योंकि वो सारी बाउंड्रियां बेस लाइन से प्रारंभ हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बन रहा है? पहला क्वेश्चन कि जो दोस्तों ये वाली बाउंड्री इसको नाम क्या दिया गया? ये वाली बाउंड्री इसको नाम क्या दिया गया? 3 बाउंड्रियां हैं तो तीनों बाउंड्रियों का नाम तो कोई ना कोई है, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वाली जो बाउंड्री बनाई गई, ये वाली, इसे क्या नाम दिया गया? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि ये वाली जो बाउंड्री होती है इसे बोला जाता है प्रादेशिक सीमा। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा की चौड़ाई कितनी होती है आपको पता है? इस बेस लाइन से लेकर यहां तक इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 12 नॉटिकल मील होती है। 12 नॉटिकल मील। नॉटिकल मील समुद्र की दूरी को मापने का दोस्तों एक मापक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये वाली कौन सी लाइन है? तो हम कहेंगे ये वाला जो बाउंड्री होती है इसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्र। कौन सा बोला जाता है? संलग्न क्षेत्र। इसकी दोस्तों यहां से दूरी कितनी होती है? इसकी यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 24 नॉटिकल मील होती है। कितनी होती है? 24 नॉटिकल मील होती है। तीसरा आता है ईईजेड, आर्थिक अनन्य क्षेत्र, इकोनॉमिक इंक्लूसिव जोन। इकोनॉमिक इंक्लूसिव जोन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, भारतीय समुद्री तटीय रेखा की वो 6100 हमने देखा, मुख्य भूमि और द्वीपों सहित 7516। तो ये है इकोनॉमिक इंक्लूसिव जोन, यानी कि आर्थिक अनन्य क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं यहां पर मैं, आर्थिक अनन्य क्षेत्र, इकोनॉमिक इंक्लूसिव जोन। दोस्तों इसकी इस बेसिक लाइन से इसकी इस बेस लाइन से कितनी चौड़ाई होगी? तो आपको पता होगा दोस्तों, यहां से लेकर इस बेस लाइन से लेकर इसकी लंबाई चौड़ाई होगी 200 नॉटिकल मील। ये लीजिए, तो हमने दोस्तों यहां पर ये भी बात कर ली है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। ये हमने समुद्री सीमा देखी है। ये हमने क्या देखी है? समुद्री सीमा। अब एक चीज नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आपको एक मैं बात बताना चाह रहा हूं यहां पर। आपने अभी क्या देखा है? अभी मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोल दी थी कि हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे। नामकरण पढ़ेंगे, यानी भारत का नाम कैसे पड़ा, पढ़ दिया। फिर हमने लैटिट्यूड एक्सपेंशन के बारे में बात की, पढ़ लिया। लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन के बारे में बात की, हमने पढ़ लिया। फिर हमने बात की बाउंड्री के ऊपर, यानी हमारी जो स्थलीय सीमा है, कोस्टल बाउंड्री है, तटीय सीमा है, यानी ओशियन बाउंड्री यानी समुद्री सीमा है, इनके ऊपर बात कर ली। यानी हमने दोस्तों ये चारों पॉइंट देख लिए। आंतरिक परिचय कल, अगर मान लीजिए आज तो हम इतना ही देखने वाले हैं, जब हम ये कल क्लास प्रारंभ करेंगे तो ये वाला जो मतलब कि मैटर है दोस्तों, ये मानिए आधे घंटे का है। यानी आधे घंटे में हम आंतरिक परिचय पूरा कर देंगे भारत का। आधे घंटे में, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट के अंदर अंदर ही ये पूरा हो जाएगा।
आंतरिक परिचय ज्यादा बड़ा नहीं होता, बड़ा बड़ा जो था वो निकल गया। अगला टॉपिक कल हमारा शुरू हो जाएगा, यानी एक टॉपिक पूरा होने के बाद दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा दोस्तों, दूसरा टॉपिक कल शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हम फिर इतनी बात करें। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी है, क्लास कैसी लगी है कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताइएगा, ताकि दोस्तों जो हौसले हैं वो हमें भी पता चले कैसे बुलंद रहे हमारे भी, क्योंकि आप सभी कमेंट करके जो बताते हैं क्लास कैसी लगी, समझ कैसा आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है भी, सभी बच्चों को अच्छे रूप से समझ आ रहा है। सर संडे क्लास होगी क्या? संडे क्लास बिल्कुल होगी दोस्तों, मैं मेरी क्लास रखवाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे टॉपिक ज्यादा दे रखे हैं। मेरे टॉपिक, कई बच्चे आते हैं सर सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी का सिलेबस बता देता हूं आपको, ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। ज्योग्राफी का सिलेबस बता देता हूं मैं। मेरा जो भूगोल सब्जेक्ट है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी, इसमें इंडियन ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक दिए हैं देख लेना। एक तो ये टॉपिक था, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, को भी पढ़ लो भले, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कह रहे सर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब सुनिए दोस्तों, आपके टॉपिक एक तो है एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारत में कृषि टॉपिक हमें ध्यान रखना। एक मिनरल्स यानी खनिज, दो एनर्जी रिसोर्स, ये तीन देखने होंगे, यानी ऊर्जा संसाधन तीन होंगे। मेजर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी चौथा टॉपिक भारत में प्रमुख उद्योग। पांचवा ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। छठा आएगा भारत में दोस्तों, यानी कि फॉरेस्ट यानी कि वनों के बारे में बात करनी होगी, और दोस्तों वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों कल हम एक नया टॉपिक शुरू कर देंगे। आज सिर्फ इतनी बात करने वाले हैं, तो आप सभी ने प्रेम से नहीं बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।